सो गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ रिवीजन। और आज अपन निपटाएंगे चैप्टर नंबर 3, दैट इज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। बट उस पे जाने से पहले चैप्टर 1 नहीं किया, 2 नहीं किया तो पहले वो कर लो, ठीक है। और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, जिसमें चैप्टर 1 और 2 की सारी रिवीजन वीडियोस हैं, ठीक है। और एक बात और, कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें कि जो बच्चे रिवीजन देख रहे हैं, जो ये रिवीजन ले रहे हैं, और अगर कोई भी ऐसा मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, कोई नोट शेयर करने हैं, या फिर कोई लिंक शेयर करना है, या लाइव सेशन की कोई इन्फॉर्मेशन है, तो वो सारी उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दी जाती है, ठीक है। सो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं हुए हो तो पहले जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ, ठीक है। और अभी आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। बट एक चीज और मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं, सुनना। ये चैप्टर 3 में ना आपकी सेक्शन है 23 से लेके 42 तक, ठीक है। 23 से लेके 42 तक सारे सेक्शंस एक चैप्टर में कवर्ड है। और 23 से 41 विल बी इशू ऑफ सिक्योरिटी, 42 है प्राइवेट प्लेसमेंट का। बट इस चैप्टर में ये जो सीरीज है ना 23 से 42, इसमें कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो मैंने पढ़ाए हैं विद द चैप्टर शेयर कैपिटल। मतलब वो है तो इस वाले चैप्टर में, एज पर कंपनीज एक्ट भी वो इस चैप्टर में दिए हुए हैं, बट उसको समझने के लिए अपन उसको रिलेट करके पढ़ते हैं विद द चैप्टर शेयर कैपिटल, ठीक है। तो कुछ एक दो सेक्शन थे जो मैंने, जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया, 42 हो गया, तो ये सब मैंने विद द शेयर कैपिटल कराया है। तो जब हम चैप्टर 4 की रिवीजन करेंगे ना, शेयर कैपिटल वाली एंड डिबेंचर्स, उस समय पर फिर मैं तुम्हें ये सेक्शंस कराऊंगा जो इस चैप्टर में बच जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कुछ सेक्शंस इस वाली सीरीज में से हम कवर करेंगे विद द चैप्टर शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। मान के चलो कि 10-11 क्लासेस लग जाती हैं, इवन मोर देन दैट इन द रेगुलर लेक्चर्स, और उसमें जाकर वो खत्म होता है। बहुत बड़ी सीरीज है वो, क्योंकि वो 43 से स्टार्ट होती है और 71-72 तक जाती है, ठीक है। तो बहुत 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 बड़ी सीरीज है। और उस पर अपन रिवीजन में 3 लेक्चर्स भी लगाने होंगे तो लगाएंगे, पर अच्छे से रिवीजन करेंगे उसकी, क्योंकि पेपर में बहुत ज्यादा वेटेज भी रहती है उसकी, ठीक है। तो इस चैप्टर के भी कुछ एक दो सेक्शंस उसी के साथ अपन निपटाएंगे। बाकी आप मान के चलना कि बाकी जो बचे कुचे सेक्शंस हैं वो सारे बचे कुचे क्या, बाकी सारे सेक्शंस इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। जो एक दो सेक्शन उधर हुए वो उधर होंगे, ठीक है। चलो तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सर ये चैप्टर का नाम है क्या? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो सबसे पहले हमको ये तो बताओ कि सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 81 बोलता है कि सिक्योरिटीज का सेम वही मीनिंग होगा जो एससीआरए 1956 के सेक्शन 2 क्लॉज एच में दिया हुआ है। सर एससीआरए बोले तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के 1956 में जो सिक्योरिटीज का मीनिंग दिया हुआ है वही हम कंपनीज एक्ट में भी सिक्योरिटीज का मीनिंग मानेंगे। हमने बोला सर वहां क्या मीनिंग दिया हुआ है, तो उन्होंने बोला वहां ये पूरा मीनिंग दिया हुआ है। बट आपको फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज एक्ट ये सारे मीनिंग याद करने की आवश्यकता नहीं है। सिक्योरिटी लॉज अपन पढ़ते हैं तो वहां पर ये हर वर्ड का मीनिंग हमको पता होना चाहिए, बट थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। लाइक शेयर इज अ सिक्योरिटी, बॉन्ड जो होता है वो सिक्योरिटी होता है, डिवेंचर जो होते हैं वो सिक्योरिटीज होते हैं। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं सर? डेरिवेटिव्स का मतलब आप ऐसे समझ लो, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, बट वो अपनी वैल्यू डिराइव करता है फ्रॉम सम अंडरलाइंग कमोडिटी या अंडरलाइंग एसेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू बढ़ेगी या उसकी वैल्यू घटेगी, ये डिपेंड करेगा ऑन सम अदर अंडरलाइंग एसेट। मतलब जिस जिस एसेट पर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मैं एक पर्टिकुलर शेयर आपको बेचूंगा, ठीक है। तो अब वो शेयर मैं बेचूंगा आपको 6 महीने बाद, अब 1 महीने बाद, और हमारा आज ही रेट तय हो गया, मान लो मैंने बोला कि मैं आपको बेचूंगा 100 रुपए में, ठीक है। अब 1 महीने बाद क्या हुआ, 1 महीने बाद उस शेयर का मार्केट प्राइस जो है ना वो हो गया 90। कितना हो गया? 90। तो 1 महीने बाद ही ना मैं खुश हो रहा हूं, क्योंकि 6 महीने बाद मुझे अभी पोटेंशियल प्रॉफिट नजर आ रहा है। कैसे नजर आ रहा है? क्योंकि अभी प्रेजेंटली उसका मार्केट प्राइस 90 हो चुका है, बट मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूं कि मैं आपको कितने में बेच के जाऊंगा? 100 रुपए में, और आप मुझसे कितने में खरीदोगे? 100 रुपए में, ठीक है। तो अब उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट नजर आ रहा है कि अगर यार मैं आज इसको प्रेजेंट पे बेचता तो 90 का बिकता। बट अब मैं इसको तो कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूं कब, कि मैं 6 महीने बाद बेचूंगा, और ये कितने में बेचा जाएगा? ये कितने में बेचा जाएगा? 100 रुपए में। तो यानी तुम ये देखकर उदास हो रहोगे, यार मैंने इससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मार्केट में कितना है? 90, और ये बंदा मुझे कितने में बेचेगा? 100 रुपए में। तो मेरे को उसी कॉन्ट्रैक्ट को देखकर, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हमारा, वो कॉन्ट्रैक्ट को देखकर मुझे खुशी हो रही होगी, और आपको दुख हो रहा होगा। आपको क्या दुख हो रहा होगा कि यार काश मैं इससे कॉन्ट्रैक्ट ना करता, आज मार्केट से ले लेता 90 का, और मुझे यही देख के खुशी हो रही होगी कि 10 रुपए मेरे को फालतू मिलेंगे। अगर आज मैं मार्केट में बेचता तो 90 मिलते, बट मैं इसको बेचूंगा तो कितने मिलेंगे? 100 मिलेंगे। यानी वो कॉन्ट्रैक्ट 10 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है या 10 रुपए का लॉस दे रहा है। अब मान लो दूसरे दूसरे महीने में क्या हुआ, दूसरे महीने में सपोज करते हैं मार्केट रेट फिर हो गया 70, तो मैं और खुश हो जाऊंगा, भाई मेरी तो 70 वाली चीज 100 में जाएगी। और आप और उदास हो जाओगे कि यार 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 100 रुपए वाली चीज मार्केट में 70 में मिल जाती है, अब मेरे को इससे 100 रुपए में लेना पड़ेगा। यानी वो जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे प्रॉफिट दे रहा है,
आपको लॉस दे रहा है, बट वो वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इट्स कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड नहीं कर रही, वो डिपेंड कर रही है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में किस चीज के बारे में बात है। शेयर, जैसे जैसे शेयर का प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी बढ़ रही है या घट रही है। वही कॉन्ट्रैक्ट, वही कागज का टुकड़ा मेरे लिए प्रॉफिट दिखा रहा है, आपके लिए लॉस दिखा रहा है, बट दैट इज नॉट द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ दैट शेयर। वो शेयर की वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है। दिस इज व्हाट वी कॉल डेरिवेटिव्स। तो ऐसे डेरिवेटिव्स को भी अपन सिक्योरिटीज मानते हैं। म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को या कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की यूनिट्स को भी क्या माना जाता है? सिक्योरिटीज माना जाता है। सिक्योरिटी रिसिट्स को, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, जहां पर एसपीवी के द्वारा ये जो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज इशू होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भी हम सिक्योरिटीज मानते हैं। तो मोटा मोटा ये मान के चलना कि इनको अपन क्या मान के चलेंगे? सिक्योरिटीज मान के चलेंगे। बट यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, सर ये कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जहां पर आपका रिस्क भी कवर होता है और थोड़ा सा एलिमेंट इसमें इन्वेस्टमेंट का भी रहता है कि आप लोग पैसे लगाओगे, आपको उसके बदले यूनिट्स भी मिली रहेंगी। तो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी को हम क्या नहीं मानेंगे? सिक्योरिटी नहीं मानेंगे। ये ध्यान रखना कि ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी को सिक्योरिटी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो सिक्योरिटीज इन सबको माना जाएगा, बट यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी को सिक्योरिटी नहीं माना जाएगा। फिर अब आते हैं सर सेक्शन नंबर 23 पे। सेक्शन नंबर 23 सबसे पहला सेक्शन है इस सीरीज का, और वो क्या बात करता है? पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटीज थ्रू। ये मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बता दिया था कि बताओ पब्लिक कंपनी, जब मैं तुम्हें लिस्टेड कंपनी पढ़ा रहा था ना, तो लिस्टेड कंपनी पढ़ाते समय मैंने तुम्हें ये सारी क्लैरिटी दे दी थी कि पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू भी ला सकती है, पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू भी ला सकती है, पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट से भी इशू ला सकती है, पब्लिक कंपनी बोनस इशू भी ला सकती है, पब्लिक कंपनी राइट इशू भी ला सकती है। बस हाँ ये ध्यान रखना, अगर कंपनी लिस्टेड है तो आपको सेबी की रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ेगा। सर सेबी की कौन सी रेगुलेशन होती है? सेबी की रेगुलेशन होती है सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस, तो आपको उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। और प्राइवेट कंपनी अगर चाहे तो यहां देखो एक वर्ड मिसिंग है, कौन सा वाला? पब्लिक ऑफर, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक ऑफर ला ही नहीं सकती। सर कहां लिखा है ऐसा? सेक्शन 2 क्लॉज 68 याद करो। प्रोहिबिशन होता है कि प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक इशू ला ही नहीं सकती। तो प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट से शेयर ला सकती है, हाँ सर। बोनस इशू ला सकती है, हाँ सर। राइट इशू ला सकती है, हाँ सर। और एक कॉन्सेप्ट होता है ओवरसीज डायरेक्ट लिस्टिंग। सर व्हाट इज ओवरसीज डायरेक्ट लिस्टिंग? ओवरसीज डायरेक्ट लिस्टिंग का मतलब होता है कुछ नोटिफाइड क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी है, हम नोटिफाई करेंगे कि कौन सी पब्लिक कंपनी जो है वो कौन सी नोटिफाइड सिक्योरिटीज को लिस्ट करा सकती हैं इन अ फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन। मतलब आप आउटसाइड इंडिया फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन में कुछ सिक्योरिटीज को लिस्ट करा सकते हो, यानी कंपनीज कौन सी होंगी वो भी नोटिफाई किया जाएगा, सिक्योरिटीज कौन सी लिस्ट कराओगे वो भी नोटिफाई किया जाएगा। फॉर द टाइम बिंग अभी तो कुछ नोटिफाइड है नहीं। नोटिफाइड क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी कैन इशू नोटिफाइड सिक्योरिटीज, और आप उसको लिस्ट करा सकते हो ऑन द फॉरेन ज्यूरिसडिक्शनल स्टॉक एक्सचेंज। फिर सेक्शन नंबर 24 बोलता है पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट मैटर्स रिलेटेड टू इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इशू की मैटर्स, ट्रांसफर के मैटर्स, नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड के मैटर्स, कौन सी कंपनी के? जो लिस्टेड है, जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, और जो कंपनी प्रपोज्ड टू बी लिस्टेड है। प्रपोज टू बी लिस्टेड मतलब वो इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है। तो ऐसी कंपनी, चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो या चाहे वो प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनी हो, अगर ऐसी कंपनी इशू के मैटर, ओए मेरे साथ याद करो, ओए ऐसी कंपनी इशू के मैटर, ट्रांसफर के मैटर और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड के मैटर, लिस्टेड कंपनीज के ये तीनों मैटर्स कौन डील करवाएगा? वो डील करेगा बाय द सेबी, वो डील किए जाएंगे बाय द सेबी। तो सेबी ने उनके लिए रेगुलेशंस बना रखे हैं, उसके हिसाब से क्या किया जाएगा? डील किया जाएगा। उसके बाद अब अपन आगे चलते हैं, थोड़ा सा नोट से भी पढ़ लेते हैं सर, थोड़ा सा नोट से भी पढ़ लेते हैं। ये सारी मैंने तुमको कहानी ऑलरेडी बता दी अभी, ठीक है। 24 वी हैव डन। अब थोड़ा सा यहां पर आते हैं एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ने के लिए, आराम से समझना, ठीक है। सर कंपनी जब पब्लिक इशू लेकर आती है ना, तो कंपनी दो प्रकार से पब्लिक इशू लाती है। एक तो होता है आईपीओ, एक होता है एफपीओ। मतलब दो प्रकार से क्या? दो प्रकार के पब्लिक इशू होते हैं, ठीक है, ऐसे समझो। एक होता है आईपीओ और एक होता है एफपीओ। जब कंपनी पहली बार जब कंपनी पहली बार इशू लेकर आती है तो उसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। वो जो पहला ऑफर आया है, पहला ऑफर आया है, ठीक है, और ऑफर मतलब पब्लिक ऑफर आया है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर। और जब कंपनी दोबारा पब्लिक ऑफर लेकर आती है ना, तो उसे बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। तो उसे क्या बोलते हैं? फर्दर पब्लिक ऑफर। सो व्हेनेवर द कंपनी कम्स अप विद द पब्लिक इशू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार एकदम कंपनी जब लिस्ट होने जा रही है, तो उसे बोलते हैं आईपीओ। और जब दोबारा ऑफर लेकर आती है तो उसे बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। तो कंपनी जब होती है
और कंपनी ऐसा इशू लेकर आ रही है, तो कंपनी इशू लाने के लिए एक डॉक्यूमेंट इशू करती है जिसका नाम क्या होता है, प्रॉस्पेक्टस। नाउ वी आर मूविंग इनटू द चैप्टर। कंपनी ये ऑफर डॉक्यूमेंट लेकर आती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, प्रॉस्पेक्टस, और इसके अंदर 3 प्रकार की इंफॉर्मेशन लिखी रहती है। सर कौन सी 3 इंफॉर्मेशन? एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एक लीगल इंफॉर्मेशन और एक जनरल इंफॉर्मेशन। 3 इंफॉर्मेशन हमेशा आपको एक प्रॉस्पेक्टस के अंदर मिलेगी ही मिलेगी। पहला फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दूसरा लीगल इंफॉर्मेशन और तीसरा जनरल इंफॉर्मेशन। कंपनी जब पब्लिक इशू करती है तो पब्लिक इशू लाने के लिए ना, एक बार बताओ, कंपनी पब्लिक इशू लेकर आ रही है, पब्लिक इशू मींस व्हाट? आप पब्लिक को बोल लो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम लोग पब्लिक का ऑफर लेकर आ रहे हैं, हम लोग शेयर इशू करना चाहते हैं, सब लोग आ जाओ और शेयर्स में क्या करो, इन्वेस्ट करो। तो भैया आप कोई प्राइस तो बताओगे ना कि किस प्राइस पे लोग आपके शेयर में इन्वेस्ट करें। तो वो जो प्राइस होता है ना, उसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। उस प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास कितने मेथड होते हैं? 2। बोलो कितने मेथड होते हैं? 2। एक होता है फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड और एक होता है बुक बिल्डिंग मेथड, बीबीएम। सर फिक्स प्राइस इशू मेथड क्या बोलता है? यहां पर क्या होता है, कंपनी फेस वैल्यू डिसाइड करती है। कंपनी ने फेस वैल्यू डिटरमाइन करी, लेट से 10 रुपए। कंपनी ने बोला भैया हमारे शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए। अपने हिसाब से कंपनी सारी असेसमेंट करती है, देखती है कि हमारी कितनी गुडविल है, क्या है, एंड ऑल दैट फैक्टर्स को कंसीडर करके कंपनी ने बोला इसमें हम सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड करवाएंगे 190 रुपए, मतलब प्रीमियम ऐड करेंगे 190 और शेयर को इशू कर देंगे 200 रुपए पे। दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड प्राइस इशू। यहां कोई बिडिंग नहीं हो रही, देयर इज नो बिडिंग, नो कॉन्सेप्ट ऑफ बिडिंग। सीधा कंपनी ने फेस वैल्यू में अपना प्रीमियम ऐड करा और एक इशू प्राइस पे क्या कर दिया, शेयर इशू कर दिया। दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर। बुक बिल्डिंग मेथड क्या होता है? ओए इधर ध्यान दो। बुक बिल्डिंग मेथड क्या होता है? बुक बिल्डिंग मेथड का मतलब होता है यहां कंपनी प्राइस डिसाइड नहीं करती, रादर यहां पर बिडिंग कराई जाती है। अब बिडिंग कराने के लिए आप पहले एक फ्लोर प्राइस देते हो और आपको एक कैप प्राइस दिया जाता है। सेबी की जो रेगुलेशंस है उनमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो कैप प्राइस होगा वो फ्लोर प्राइस के मैक्सिमम 120% हो सकता है और मिनिमम 105% होना चाहिए। मतलब सर ये जो कैप प्राइस होगा ना, ये फ्लोर प्राइस का कम से कम 105% तो होगा। 105% का मतलब अगर ये 200 है तो 200 का 105% होता है आपका 210 रुपए। तो यानी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारा जो फ्लोर प्राइस है वो 200 है और कैप प्राइस है वो 203 रुपए है, ऐसा नहीं हो सकता। कैप प्राइस मस्ट बी मिनिमम 105% ऑफ द फ्लोर प्राइस एंड कैप प्राइस मैक्सिमम कितना हो सकता है, 120%। मतलब इनके बीच में मैक्सिमम गैप 20% का हो सकता है, मिनिमम गैप 5% का होना ही चाहिए। यू कैन नॉट राइट लाइक दैट कि 200 से मेरा जो बैंड है वो 203 का होगा, या फिर हम ऐसा बोल रहे 200 से 2000 तक का हमारा बैंड है, ऐसा नहीं हो सकता। सो देयर इज अ रेगुलेशन, ये ध्यान रखिएगा। और इसको मिलाकर बोला जाता है प्राइस बैंड। क्या बोलते हैं? प्राइस बैंड। फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस। तो जिस डॉक्यूमेंट में प्राइस बैंड लिखा होता है, एक्चुअल प्राइस नहीं लिखा होता, हम उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो सर ये मैंने पूरी कहानी क्यों बताई? क्योंकि मेरे को ये बताना था रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है। सो द डॉक्यूमेंट इन विच द प्राइस बैंड इज रिटन, दैट इज इन विच इट इज यूज्ड इन द बीबीएम इन विच प्राइस क्वांटिटी आर मिसिंग। कितने प्राइस पे इशू किया जाएगा, क्या क्वांटिटी इशू हो रही है, ये सब मिसिंग है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस उसे कहा जाता है। अब फाइनली अपन आते हैं कि डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या होती है। सेक्शन 2 क्लॉज 70 बोलता है प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस। जिस डॉक्यूमेंट को आप प्रोस्पेक्टस बोल के इशू कर रहे हो वो प्रोस्पेक्टस है। और साथ ही साथ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को भी प्रोस्पेक्टस माना जाएगा, शेल्फ प्रोस्पेक्टस को भी प्रोस्पेक्टस माना जाएगा, या फिर आप कोई भी इन्विटेशन दे रहे हो पब्लिक को जिससे कि वो आकर आपके शेयर्स को सब्सक्राइब करेंगे तो उसे भी प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर। अब ये मैंने सिर्फ ऐसे पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए लिखवाया था कि इन केसेस में आपको प्रोस्पेक्टस की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, सेक्शन 26 से अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 26 बात करता है कंटेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस। आराम से समझना, कुछ कुछ बड़े बड़े सेक्शन है जिनमें से पेपर में आने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। ठीक है, सेक्शन 26 बोलता है प्रोस्पेक्टस जो होगा वो डेटेड होना चाहिए और साइंड होना चाहिए, और जो डेट प्रोस्पेक्टस में डलेगी उसको हम डेट ऑफ पब्लिकेशन बोलते हैं। प्रोस्पेक्टस के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और वो सारी रिपोर्ट्स होनी चाहिए जो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेट करेंगी। सर ये रिपोर्ट्स कौन सी होंगी? ये सेबी स्पेसिफाई करेगा कि कौन सी रिपोर्ट आपको इसके अंदर डालनी होती है। और किससे कंसल्ट करके करेगा? सीजी से कंसल्ट करके करेगा। ओए 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 इधर ध्यान दो, ये कौन स्पेसिफाई करेगा? सेबी। इधर ध्यान दे लो भाई, सेबी स्पेसिफाई करेगा। बात नहीं करनी, पहले पढ़ाई लिखाई कर लो। सेबी जो है स्पेसिफाई करेगा इन कंसल्टेशन विद सीजी, सीजी से कंसल्ट करके। बट फॉर द टाइम बिंग जब तक सेबी स्पेसिफाई नहीं करता तो सेबी की रेगुलेशंस में जो लिखा है आप वो वाली चीज फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। प्रोस्पेक्टस जो है उसके अंदर 2 चीजें लिखी जाएंगी। बताओ पहला क्या? एक तो उसके अंदर डिक्लेरेशन डाली जाएगी कि कसम से मम्मी कसम हमने कंपनीज एक्ट का पूरा पूरा क्या करा है, कंप्लायंस करा है। 2 चीजें डालो, एक डिक्लेरेशन एक स्टेटमेंट, एक डिक्लेरेशन एक स्टेटमेंट, एक डिक्लेरेशन एक स्टेटमेंट।
कहां डालनी है सर? प्रोस्पेक्टस में। पहला कि हमने कंपनीज एक्ट को पूरा पूरा क्या करा है, कंप्लाई करा है। दूसरा, एक स्टेटमेंट डालो क्या, कि हमने प्रोस्पेक्टस में जो भी लिखा है सच्ची है एकदम, और वो सेबी एक्ट, SCRA यानी कि सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सेबी के कोई भी रूल्स और सेबी की कोई भी रेगुलेशंस के विपरीत नहीं है। तो आप प्रोस्पेक्टस में दो चीज ऐड करोगे, एक डिक्लेरेशन, एक स्टेटमेंट। डिक्लेरेशन ये बोलेगी कि हमने कंपनीज एक्ट को एकदम भरपूर तरीके से कंप्लाई करा है, और स्टेटमेंट में ये लिखोगे कि हमने इन सिक्योरिटी लॉस के अगेंस्ट कुछ भी नहीं लिखा है। प्रोविजन ऑफ 26(1) नॉट अप्लाई टू द प्रोस्पेक्टस। अगर आप प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो इन दो केसेस में, तो आप पर ऊपर दिए गए प्रोविजन नहीं लगेंगे। अगर आप एग्जिस्टिंग मेंबर या डिवेंचर होल्डर को ही शेयर या डिवेंचर इशू कर रहे हो, तो आपको 26(1) फॉलो करने की जरूरत नहीं है। या फिर आप relating to shares or debenture which are uniform with the share or debenture previously issued and quoted on the recognized stock exchange, यानी ऑलरेडी इशूड शेयर या डिवेंचर है और उन्हीं यूनिफॉर्म बेसिस पर, मतलब एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली सेम, उन्हीं यूनिफॉर्म कंडीशंस, उन्हीं यूनिफॉर्म बेसिस पर आप क्या कर रहे हो, शेयर डिवेंचर इशू कर रहे हो, और जो एग्जिस्टिंग वाले है ना, जो इशूड है, ऑलरेडी वाले इशूड है, वो कोटेड भी है ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो अब जो आप नए वाले इशू कर रहे हो, दे आर एग्जैक्टली सेम, वैसे वाले यूनिफॉर्म है, तो फिर आपको ये दोबारा अलग से करने की जरूरत नहीं है। 26(3) बोलता है कि 26(1) आपका अप्लाई होगा जब फॉर्मेशन होगा कंपनी का, तब भी, और सब्सिक्वेंटली भी आपको फॉलो करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कंपनी बन गई, बाद में कुछ अनाप शनाप डाल दिया तो वो भी नहीं चलेगा। 26(4) क्या बोलता है? ऑन और बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टस। आप पब्लिकेशन जब करने जा रहे हो प्रोस्पेक्टस का, तो उससे पहले कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस किसको भेज देना? ROC को। तभी आप जनता जनार्दन को प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। और जो ऊपर मैंने बोला था ना कि इट मस्ट बी साइंड, तो साइन कौन करेगा सर? साइन करेगा एवरी पर्सन हु इज नेम्ड एज द डायरेक्टर और अ प्रपोज डायरेक्टर। जिस बंदे का नाम लिखा होगा ना एज अ डायरेक्टर, वो बंदा क्या करेगा? साइन करेगा। या फिर जो प्रपोज डायरेक्टर का जिसका नाम है कि ये प्रपोज डायरेक्टर है, वो बंदा साइन करेगा। या फिर उसका ड्यूली ऑथोराइज्ड पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको आप दोगे कि भैया ये हमारा अटॉर्नी है, हम इसको ऑथराइजेशन दे रहे हैं, तो वो साइन कर देगा। प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई भी एक्सपर्ट स्टेटमेंट मत डालना, अनलेस, देखो लॉ की लैंग्वेज जो है ना, लीगल लैंग्वेज दिखाता हूं तुम्हें, बुक में क्या लिखा हुआ है। बुक में तो घमासान लिखा हुआ है भैया। बुक में घमासान लिखा हुआ है, बुक में घमासान लिखा हुआ है, ओए बुक में घमासान लिखा हुआ है। बुक में पता क्या लिखा हुआ है? देखो बुक में लिखा हुआ है, prospectus so issued shall not include a statement purporting to be made by an expert unless क्या हो गया सर? प्रोस्पेक्टस में कोई भी स्टेटमेंट मत डालना अनलेस एक्सपर्ट ने ये ना किया हो। अब मैं बताता हूं, इसको थोड़ा इजी करके समझाता हूं, इधर ही सुनो, तुम नोट से सुनो। देखो प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट स्टेटमेंट डल सकती है, हाँ एक्सपर्ट की स्टेटमेंट डल सकती है। सर ये एक्सपर्ट लोग कौन होते हैं? इंजीनियर्स हो गए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हो गए, ये लोग अपनी स्टेटमेंट डालते हैं प्रोस्पेक्टस में। अब ये लोग स्टेटमेंट डाल सकते हैं अगर एक्सपर्ट कंपनी के फॉर्मेशन, प्रमोशन, मैनेजमेंट में एंगेज नहीं है और कंपनी में किसी प्रकार से इंटरेस्टेड नहीं है, तो प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट की स्टेटमेंट डल सकती है। एंड एक्सपर्ट की स्टेटमेंट तब डल सकती है अगर उसने रिटर्न कंसेंट दी है टू इशू द प्रोस्पेक्टस, एंड उसने ये कंसेंट को विड्रॉ नहीं किया है बिफोर द डिलीवरी ऑफ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस टू ROC। ROC को कॉपी जाने से पहले उसने इस कंसेंट को विड्रॉ नहीं किया है। एंड हम प्रोस्पेक्टस में ऐसी एक स्टेटमेंट भी डालेंगे कि उसने कंसेंट को विड्रॉ नहीं किया है, तो आप प्रोस्पेक्टस में स्टेटमेंट डाल सकते हो। सर दोबारा बताओ, प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट की स्टेटमेंट, सिर्फ इस पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है, प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट की स्टेटमेंट डल सकती है, बट दो तीन चीजें हैं वो ध्यान रखना। क्या? कि एक्सपर्ट ने कोई भी कंपनी में किसी प्रकार से कोई उसका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, वो किसी प्रकार से कंपनी के फॉर्मेशन, प्रमोशन, मैनेजमेंट में एंगेज नहीं होना चाहिए। उस एक्सपर्ट ने प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए रिटर्न कंसेंट दी हो और उसने अपनी कंसेंट को ROC के पास कॉपी जाने से पहले विड्रॉ भी ना किया हो, और प्रोस्पेक्टस में एक स्टेटमेंट भी हमने डाल दी है, रिटर्न स्टेटमेंट डाल दी है कि भैया हाँ उस बंदे ने अपनी कंसेंट को विड्रॉ नहीं किया है, तो फिर आप उसकी स्टेटमेंट को प्रोस्पेक्टस में डाल सकते हो, अदरवाइज मत डालना। प्रोस्पेक्टस के फेस पे स्पेसिफाई कर देना कि हमने कॉपी ROC को भेज दिया और डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड टू द कॉपी सो डिलीवर्ड। फिर 26(8) बोलता है कि प्रोस्पेक्टस जो ROC को जाएगा वो 90 दिन के लिए वैलिड होगा, यानी ROC को आपने कॉपी भेजी ना, तो अब 90 दिन के अंदर जनता को इशू कर दो, वरना इनवैलिड हो जाएगा, फिर दोबारा भेजना पड़ेगा। ओ 26(9) बोलता है प्रोस्पेक्टस इज इशूड बाय द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन। अगर तुमने इस सेक्शन का उल्लंघन करा तो भैया दोनों को चपेट पड़ेगी, किसको? कंपनी को भी, एंड एवरी पार्टी हु वाज नोइंग टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। मिनिमम पेनल्टी लगेगी, मिनिमम पेनल्टी लगेगी कितना?
50,000 रुपए फाइन है। फाइन, ओए सॉरी सॉरी सॉरी, पेनल्टी नहीं है, क्या है, फाइन है सर। की फर्क पैंदा है, फर्क पैंदा है। अगर फाइन होगा तो कोर्ट डिटरमाइन कर रहा है, पेनल्टी होगा तो आरओसी लगा रहा है। मिनिमम फाइन 50,000 और मैक्सिमम 3 लाख का लग सकता है। फिर उसके बाद अपन आते हैं टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस पे। सर कौन से प्रोस्पेक्टस होते हैं? पहला होता है एब्रिज प्रोस्पेक्टस। ये क्या होता है कि देखो, तुमको पता है रियल लाइफ में जो प्रोस्पेक्टस इशू होता है ना, वो 300-300 पेज, 250-250 पेज, 400-400 पेज और ज्यादा पेज का भी हो सकता है। तो इतना बड़ा प्रोस्पेक्टस कौन पढ़ेगा? तो आप क्या करो, आप एप्लीकेशन फॉर्म भेजो ना, तो साथ में एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस भेजना, या ऐसे कह लो एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस के साथ एप्लीकेशन फॉर्म अटैच कर देना। ठीक है, सो इट इज अ मेमोरेंडम कंटेनिंग द सेलेंट फीचर्स। इसमें पूरा प्रोस्पेक्टस नहीं है, बट इसमें सारे इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं, जो सारी इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ द प्रोस्पेक्टस वो लिख दी जाती हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ द एब्रिज प्रोस्पेक्टस, आपको एब्रिज प्रोस्पेक्टस नहीं भेजना अगर अंडरराइटर को शेयर दे रहे हो तो, क्योंकि अंडरराइटर को प्रोस्पेक्टस देने की क्या जरूरत? अगर पब्लिक को शेयर ऑफर नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। एंड ऑफर ओनली टू द एग्जिस्टिंग मेंबर। ओके, फुल प्रोस्पेक्टस की कॉपी अगर मान लो आपसे कोई पर्सन मांगता है तो आपको ऑफर क्लोज होने से पहले उसको अवेलेबल करानी पड़ेगी। एक बात बताओ ना, शादी का कार्ड शादी होने से पहले भेजोगे या शादी होने के बाद भेजोगे? आपने उसको व्हाट्सएप पे डिटेल भेज दी कि ये इस दिन मेरी शादी आ जाना, पर उसने बोला नहीं मेरे को तो फुल डिटेल चाहिए, तो भैया फुल डिटेल उसको शादी होने से पहले ही भेजोगे ना। शादी हो गई 1 महीने बाद उसको भेज रहे हो, ये लो दिस इज द फुल कार्ड, अब आ जाना, वो बोलेगा निकल यहां से चल। कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस एनी पर्सन मेड अवेलेबल टू ऑन रिक्वेस्ट बिफोर द क्लोजर ऑफ द ऑफर। और कंपनी ने अगर डिफॉल्ट करा तो 50,000 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी फॉर ईच डिफॉल्ट। ये ध्यान रखा करो, कहां पेनल्टी है कहां फाइन है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। सर शेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है? कुछ कंपनीज बार बार इशू लेकर आएंगी, तो इनको बोला गया एक काम करो, तुम एक ही बार प्रोस्पेक्टस इशू कर दो, इट विल बी वैलिड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। उतने टाइम तक के लिए वो वैलिड रहेगा, दोबारा तुमको सिक्योरिटीज के लिए प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ेगा। पर सर एक बात बताओ ना, मान लो यहां हम इशू लेकर आए, पहले आप ये बताओ कितने टाइम के लिए वैलिड रहता है? तो मैंने बोला 1 साल के लिए वैलिड रहता है। कितने टाइम के लिए वैलिड रहता है? 1 साल के लिए वैलिड रहता है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस 31 में होगा, एक बार उसे शेल्फ पे सजा दो तो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। एक बार उसे शेल्फ पे सजा दो तो 1 साल के लिए क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। पर सर 1 साल के बीच में तो चेंज भी आ जाएंगे ना। हाँ, तो उस चेंज को अपन फाइल कर देंगे ना, उस चेंज को फाइल कर देंगे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बना के, आईएम बना के। बस यही कॉन्सेप्ट होता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस का। सो प्रोस्पेक्टस में सिक्योरिटीज और क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडेड देयर इन, जिन सिक्योरिटीज के लिए कलेक्टिवली आपने शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया ना, तो ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम नाउ विदाउट इशू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस आप क्या कर सकते हो? सिक्योरिटीज इशू कर सकते हो। इसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी? मैक्सिमम 1 साल। ओहो, इसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी? मैक्सिमम 1 साल। सर ये 1 साल कहां से स्टार्ट होगा? जिस दिन पहला ऑफर आपने दिया वहां से स्टार्ट हो जाएगा। एंड सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफर्स इशूड अंडर दैट वैलिडिटी पीरियड, यानी जैसे मान लो पहली बार जब मैं ऑफर लाया तो मैं यहां लाया ना, और इसके बाद 1 साल के लिए वैलिड है। अब इसके बाद यहां पर जितनी बार भी सब्सिक्वेंट ऑफर्स आएंगे, इनके लिए आपको 1 साल के अंदर तक, इनके लिए आपको इन ऑफर्स के लिए आपको दोबारा क्या नहीं करना? प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना। बट सर इस कार्यकाल के दौरान, इस अवधि के दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान कुछ चेंज भी तो आ सकता है, कुछ चेंज भी तो आ सकता है। तो फिर 31(2) बोलता है, क्योंकि 31(2) है तो फॉर्म PAS2 जाएगा, क्योंकि 31(2) है तो फॉर्म PS2 जाएगा। ऐसे याद कर लेना, 31(2) में फॉर्म PS2 जाएगा, 31(2) में फॉर्म PS2 जाएगा। कंपनी को बोला कि भाई देख, अगर कुछ चेंज आ जाता है ना तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में वो चेंज ROC को फाइल कर दियो इन द फॉर्म PAS2। इन द फॉर्म PAS2 1 महीना पहले टू द सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफर, दूसरा ऑफर लाने से पहले कम से कम 1 महीना पहले ROC को बता दियो कि देखो ये हमारे चेंजेस आ गए हैं। क्योंकि हो सकता है ना कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में चेंज आ गया हो, कोई शेयर होल्डिंग में चेंज आ गया हो, कुछ भी चेंज आ गया हो, तो पुराने जब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यहां पे आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया था, तो आपने जो यहां प्रोस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन फाइल की थी, हो सकता है ना उसमें चेंज आ गया हो, तो जब आप सेकंड ऑफर लेकर आ रहे हो ना, तो उससे कम से कम 1 महीना पहले क्या कर देना? ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल कर देना ROC को। और इसके अंदर पता है क्या लिखना? सारे मटेरियल फैक्ट्स जो भी आपने न्यू चार्ज क्रिएट करे हैं, अगर आपने कोई नई एसेट गिरवी रखवा दी है, कोई नई चीज गिरवी रखवाई है, अभी नया आपका चार्ज क्रिएट हुआ है तो वो बता देना। अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज हुआ है तो वो बता देना, या कोई भी और अदर चेंजेस हो तो वो भी बता देना। और अगर मान लो कंपनी ने किसी बंदे से पहले ही कोई पैसे रिसीव कर लिए थे और बाद में वो चेंज हो गया, तो आप एक काम करो, उस बंदे को पहले एक बार ऑप्शन दो कि भाई देख, तूने मेरे को पैसे तो दे दिए थे शेयर्स के लिए, एडवांस में तूने मेरे को सब्सक्रिप्शन अमाउंट दे दिया था, बट अब क्या हुआ है देख, अब सिनेरियो थोड़ा बदल गया है, अब अपन कंपनी में थोड़ा ऐसा चेंज आ चुका है, तो तू बता क्या तू अभी भी शेयर खरीदना चाहता है या पैसे विड्रॉ करना चाहता है? अगर विड्रॉ करना चाहता है तो भाई अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो विड्रॉ करता है तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको उसका पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक है।
और आईएम के साथ जब शेल्फ प्रोस्पेक्टस आप अटैच करके टोटल भेज दोगे तो दैट विल बी कंप्लीटली एज कॉल्ड एज अ प्रोस्पेक्टस। फिर अपन आते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पे, इसके बारे में मैंने ऊपर बात कर ही ली है। ये एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है विच डू नॉट इंक्लूड द कंप्लीट पर्टिकुलर्स, इसके अंदर कंप्लीट पर्टिकुलर्स नहीं होते कि क्वांटम कितना होगा शेयर्स का, प्राइस क्या होगा, वो सब नहीं लिखा रहता। कंपनी चाहे तो आरएचपी इशू कर सकती है, ना चाहे तो ना करे, बट कंपनी को आरओसी को रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करना होता है एटलीस्ट 3 days प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ ऑफर। और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस शैल कैरी द सेम ऑब्लिगेशन, भैया है तो ये भी प्रोस्पेक्टस ही, तो जो सारी ऑब्लिगेशन एक प्रोस्पेक्टस पे होती है ना, वही सारी ऑब्लिगेशन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पे भी होंगी। और जब फाइनल प्रोस्पेक्टस बन जाएगा तो जो वेरिएशन होगा बिटवीन रेड हेरिंग एंड द फाइनल प्रोस्पेक्टस, उसको आप मेन प्रोस्पेक्टस में हाईलाइट कर देना कि जो हमने पहले आरएचपी इशू किया था उसमें ऐसा 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 था, अब ये मेन प्रोस्पेक्टस है, इसमें दिस इज द फाइनल पिक्चर, तो जो वेरिएशन है हम मेन वाले प्रोस्पेक्टस में हाईलाइट कर देंगे। और जब ऑफर क्लोज होगा तो फाइनल प्रोस्पेक्टस आरओसी को भेज देना, सेबी को भेज देना, उसमें लिख देना कि टोटल आपने कितना पैसा उठाया, क्लोजिंग प्राइस क्या था, और अदर डिटेल जो आरएचपी में नहीं थी वो भी लिख देना। इसके बाद आ रहा है बड़ा प्यारा सेक्शन, वाओ सर वाओ क्या चार्ट है सर, सेक्शन नंबर 25 डीम्ड प्रोस्पेक्टस। एक चार्ट से ही पूरा सेक्शन में निपटा दूंगा, इतना इजी हो जाएगा ना ये पढ़ना आपके लिए। और अगर तुम इतने नालायक हो, तुम लोग कमेंट नहीं करके जाते इसके बाद भी, तो कितने गंदे हो तुम, है ना, कितने गंदे हो तुम। अच्छे अच्छे कमेंट करा करो, ज्यादा ज्यादा कमेंट करा करो, भर भर के कमेंट करा करो, एक एक बंदा 10-10 कमेंट करा करो। सुनो, डीम्ड प्रोस्पेक्टस ऑफर फॉर सेल, सर इसका पूरा चार्ट एकदम समझते हैं। एक कंपनी है केके लिमिटेड, इसने इसमें क्या कॉन्सेप्ट रहता है देखो, एक ना बीच में हम किसी इशू हाउस को अपॉइंट करेंगे जिसको अपन बोलते हैं मर्चेंट बैंकर, ठीक है, इशू हाउस को अपॉइंट करेंगे, दिस इज ऑफर फॉर सेल। एक 25 होता है ऑफर फॉर सेल और एक 28 होता है ऑफर ऑफ सेल, ठीक है। अभी दोनों समझाऊंगा, पहले 25 समझते हैं, ऑफर फॉर सेल। कंपनी ने शेयर अलॉट करे किसको, एनी पर्सन को, कंपनी ने शेयर अलॉट करे एनी पर्सन को, और ये एनी पर्सन कौन है, मर्चेंट बैंकर। मैंने बोला इशू हाउस है, कंपनी के और इसके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम आपको शेयर दे रहे हैं और आप क्या कर देना, इसको जनता जनार्दन को इशू कर देना। तो स्टेप नंबर 1 कंपनी ने इसको शेयर अलॉट करे। स्टेप नंबर 2 पेमेंट एप्लीकेशन मनी, ये उसको कुछ पैसे दे देगा, लाइक 1-2 रुपए दे देगा, क्योंकि बाकी तो जब ये पब्लिक को इशू करेगा उनसे जो पैसे आएंगे फिर ये इसको आगे फॉरवर्ड करेगा। अभी कंपनी ने इसको शेयर अलॉट कर दिए 1 करोड़ शेयर 10 रुपए के, मान लो कह सकते हैं कि 1 रुपया अभी इसने कंपनी को दे दिया 1 करोड़ शेयर के हिसाब से, यानी इसने 1 करोड़ रुपए कंपनी को दे दिए। कंपनी और इसके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि अल्टीमेटली ये शेयर्स आप नहीं, आप आगे इसको किसको दे दोगे, पब्लिक को दे दोगे। फिर ये सारे शेयर्स पब्लिक को दे देगा, और जो डॉक्यूमेंट इशू करेगा ना ये यहाँ पे, जिसके द्वारा ये पब्लिक को शेयर इशू करेगा, इसी डॉक्यूमेंट को नाम दिया जाता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस। इसी को क्या नाम दिया जाता है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। सो इसे अपन बोलेंगे क्या, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, एंड इट मस्ट कंटेन ऑल द कंटेंट एज पर सेक्शन नंबर 26, और साथ में 2 एडिशनल कंटेंट भी आपको इसमें डालने पड़ेंगे। यानी ये जो डीम्ड प्रोस्पेक्टस होगा ना, इसके अंदर सेक्शन 26 वाली तो सारी चीजें होनी ही चाहिए, साथ में 2 एडिशनल कंटेंट भी होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए वो अभी मैं बताऊंगा। फिर क्या होगा सर, ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस इशू करके पब्लिक से क्या करेगा, पैसा उठाएगा। पब्लिक इसको टोटल शेयर के हिसाब से टोटल पैसे देगी, यानी मान लो पब्लिक को शेयर इशू हुआ 12 रुपए पे, फॉर एग्जांपल इशू प्राइस 12 रुपए था, तो 12 रुपए पे इशू हुआ, तो 12 रुपए जब इस पर्सन के पास आएंगे तो ये पता क्या करेगा, ये 1 रुपया काट लेगा। सर कौन सा वाला, जो ऑलरेडी ये पहले अपनी जेब से किसको दे चुका था, कंपनी को, और साथ में ये सब रंगारंग कार्यक्रम करने के लिए अपनी कमीशन भी जो है वो भी काट लेगा, और बचा हुआ पैसा कंपनी को दे देगा। दिस इज हाउ द ऑफर फॉर सेल इज बीइंग डन। इसमें बीच में अपन एक इशू हाउस को इन्वॉल्व करते हैं, और इस प्रकार से पूरा डायग्रामेटिकली मैंने समझाया, ये होता है ऑफर फॉर सेल। सर ये जो होगा इशू, इसमें 2 एडिशनल कंटेंट क्या जाएंगे, अब इसी को मैं तुमको थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ा देता हूं। मैं बता रहा हूं, ये डायग्राम पढ़ लोगे ना, इस डायग्राम की फोटो खींच के रख लो, तुम्हारे को पूरा सेक्शन एकदम ऐसा टिप्स पे यार हो जाएगा। और क्लास को सबके साथ शेयर किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, ठीक है। सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, सर कंपनी जो है, जो भी अग्री अलॉट करना चाहती है, अग्री टू अलॉट करना चाहती है सिक्योरिटीज टू एनी पर्सन विद अ व्यू, इंटेंट ऑफ द कंपनी है कि हम ये शेयर अल्टीमेटली किसको ऑफर करेंगे, पब्लिक को, तो वो जो डॉक्यूमेंट बीच में इन्वॉल्व होगा ना उसको अपन बोलेंगे डीम्ड प्रोस्पेक्टस। पर 2 केस में तो माना ही जाएगा कि ये ऑफर फॉर सेल का केस है। मतलब अगर आपने सेल ऑफर फॉर सेल टू पब्लिक वाज मेड विद इन 6 मंथ आफ्टर अलॉटमेंट अग्री टू अलॉट सच टू सच पर्सन, हम मान ही लेंगे कि ये ऑफर फॉर सेल है। कब, अगर आपने किसी बंदे को शेयर अलॉट करे और उस बंदे ने अलॉटमेंट से 6 महीने के अंदर अंदर आगे उसे पब्लिक को ऑफर कर दिए, तो भैया ये तो माना ही जाएगा कि पहले से इंटेंट ही यही था कि तुमने ये शेयर किसको देने हैं, पब्लिक को देने हैं। या फिर ऐसा कह लो, आपने किसी पर्सन को शेयर अलॉट करे पर अभी होल कंसिडरेशन नहीं आया, और होल कंसिडरेशन कब आएगा, जब पब्लिक को शेयर जाएंगे और फिर उससे कंसिडरेशन आके फिर कंपनी को होल कंसिडरेशन जाएगा। तो इन 2 केसेस में ये प्रूव हो गया ना अगर कि ऐसा या ऐसा हुआ है, तो भैया हम तो मानेंगे ही कि ये ऑफर फॉर सेल का ही कॉन्सेप्ट था।
ठीक है, इट शैल बी एविडेंट दैट शेयर्स वर अलॉटेड और अग्रीड टू अलॉट विद अ व्यू दैट दे आर टू बी ऑफर्ड टू द पब्लिक अनलेस कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड। देखो, हमने कंपनी ने एक पर्सन को शेयर दिए, जब उसको शेयर अलॉट हुए 6 महीने के अंदर अंदर उसने ऑफर किसको कर दिए, पब्लिक को कर दिए, तो ये तो माना ही जाएगा कि पहले से तुम लोगों में ऐसा डिसाइड कुछ हुआ था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि ये पब्लिक को शेयर ऑफर किए जाएंगे। तो ये तो पहले से अंडरस्टैंडिंग थी भाई तुम्हारे बीच में, तो हम तो इसको क्या मानेंगे, ऑफर फॉर सेल ही मानेंगे। समझ में आ गई? या फिर अभी पूरा पैसा नहीं आया है, पूरा पैसा बाद में आएगा, तो भी हम मानेंगे ही कि ये ऑफर फॉर सेल ही था। पर अगर ऐसा नहीं था तो तुम प्रूव कर दो, अगर ऐसा नहीं था तो तुम प्रूव कर दो। तो लास्ट में लिख दिया अनलेस कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड। अगर तुम इस कुछ अलग चीज प्रूव कर देते हो तो हम वो मान लेंगे, अदरवाइज हम बाय डिफॉल्ट तो इन दो केसेस में ऑफर फॉर सेल मान के चलेंगे। फिर यहां पर एक केस हुआ सेबी वर्सेस कुन्नामकुलम पेपर मिल्स लिमिटेड, और ये केस में क्या हुआ कि अगर राइट इशू आता है और साथ में आप एग्जिस्टिंग मेंबर्स को राइट देते हो कि वो अदर्स को रेनाउंस कर सकते हैं अपना राइट, और वो अदर्स अगर 50 से एक्सीड करते हैं तो हम इसे भी डीम्ड प्रोस्पेक्टस का केस मानेंगे। फिर 25(3) बोलता है फॉलोइंग मैटर्स आर टू बी स्टेटेड एडिशनली। अब मैंने बोला ना, वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस में दो चीजें एडिशनली आपको डालनी पड़ेंगी। वो दो चीजें एडिशनली क्या डालनी पड़ेंगी सर? पहला, द स्टेटमेंट ऑफ नेट अमाउंट रिसीव्ड, कितना नेट अमाउंट हमको आने वाला है वो स्टेटमेंट लिख देना। एंड टाइम एंड प्लेस एट विच द कॉन्ट्रैक्ट में बी इंस्पेक्टेड, कहां पर इस कॉन्ट्रैक्ट को इंस्पेक्ट किया जा सकता है, वो कंपनी और एनी पर्सन, वो मर्चेंट बैंकर नहीं था, उन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना है इसको कहां पर इंस्पेक्ट किया जा सकता है, वो टाइम और प्लेस भी आप उसके अंदर डाल देना। ठीक है, ओके सर। फिर अपन आते हैं, पर्सन मेकिंग द ऑफर वर नेम्ड इन द प्रोस्पेक्टस एज डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो जो बंदे ऑफर कर रहे हैं वर नेम्ड इन द प्रोस्पेक्टस एज डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। और साइनिंग कौन करेगा सर? कंपनी के 2 डायरेक्टर, या फिर अगर फर्म है तो फिर एटलीस्ट हाफ ऑफ द पार्टनर। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 27, बिल्कुल फुद्दू सेक्शन है, वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट्स इन द प्रोस्पेक्टस। अगर कंपनी ऑब्जेक्ट इन द प्रोस्पेक्टस को वेरी करना चाहती है तो उसके लिए आपको एसआर पास करना पड़ेगा। रेजोल्यूशन की कॉपी आपको साथ में डिटेल डालनी पड़ेगी, पब्लिश करनी पड़ेगी। कहां? मेरे साथ याद करो, वही 2 न्यूज़पेपर में। ये खबर छपवा दो अखबार में, पर कौन से अखबार में सर? एक इंग्लिश के न्यूज़पेपर में और एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में, वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज लोकेटेड। और उसमें क्लियरली बता देना कि ये चीजें हम वेरी करना चाहते हैं। सच कंपनी शैल नॉट यूज द अमाउंट सो रेज्ड फॉर, और जितना पैसा आपने उठाया आप उसको ट्रेडिंग करने के लिए, बाइंग करने के लिए, डीलिंग करने के लिए इन द इक्विटी शेयर ऑफ अदर लिस्टेड कंपनी, इस सब के लिए यूज नहीं करोगे। और जो शेयर होल्डर मना कर रहे हैं, यानी जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है, आपको उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ गई? अब साथ में इसके साथ आपको पढ़ना पड़ेगा रूल नंबर 7। और रूल नंबर 7 क्या बोलता है सर? जो एसआर पास होगा ना, वो पोस्टल बैलेट से ही पास होना चाहिए। याद कर लो, एसआर पोस्टल बैलेट से ही पास होना चाहिए। एंड नोटिस के अंदर क्या क्या लिखोगे? आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट क्या था, टोटल अमाउंट आपने कितना उठाया था, आपने जो पैसा उठाया कितना पैसा आपने उस ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर लिया जो आपने पहले लिखा था, कितना परसेंट अचीवमेंट हो चुका है उस ऑब्जेक्ट का, कितना पैसा अनयूटिलाइज पड़ा है, क्या चेंज करना चाहते हो, क्यों चेंज करना चाहते हो, टाइम लिमिट जिसके अंदर आप नए वाले ऑब्जेक्ट को अचीव कर लोगे, रिस्क फैक्टर्स क्या है, और नेसेसरी इंफॉर्मेशन भी लिख देना। और इसका नोटिस आप एडवर्टाइज कर देना इन द फॉर्म PS1, और नोटिस को कंपनी की वेबसाइट पे भी डाल देना अगर है तो। सेक्शन 30 बोलता है एडवर्टीजमेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस। जहां प्रोस्पेक्टस की एडवर्टीजमेंट करानी है तो उसके अंदर आपको ये सारी बातें बतानी पड़ेंगी। ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर बताना पड़ेगा, कितना शेयर कैपिटल का अमाउंट है वो बताना पड़ेगा, मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन को किसने साइन किया था, हु वर द सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम वो बताओ, नंबर ऑफ द शेयर सब्सक्राइब्ड बाय देम, एंड कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। फिर आते हैं थोड़े पेनल्टी और ये सब फ्रॉडलेंट वाले सेक्शन 34, 35, 36, 37। पहले 36, 37 पढ़ेंगे। 34, 35 बड़ा एकदम क्लासिक सेक्शन है इस पूरे चैप्टर का। 36 क्या बोलता है सर? पनिशमेंट फॉर फ्रॉडलेंटली इंड्यूसिंग पर्संस टू इन्वेस्ट। मैं तुम्हें जानबूझ के उकसा रहा हूं कि ओए इस कंपनी में पैसे लगा दे, इस कंपनी में पैसे लगा दे, जबकि मुझे पता है कि भाई अगर तुमने पैसे लगाए ना तो नुकसान होगा, तो मैं तो गया। एनी पर्सन हु नोइंगली या रेकलेसली मेक्स एनी स्टेटमेंट, प्रॉमिस, फोरकास्ट, मैं तुमको जानबूझ के झूठे वादे कर रहा हूं। ओह सर, झूठे वादे कर रहे हो, विच इज फॉल्स, डिसेप्टिव, मिसलीडिंग टू इंड्यूस अनदर पर्सन टू एंटर इनटू, कि ताकि तुम कैसे भी करके ना एंटर हो जाओ। किस चीज के लिए? एनी एग्रीमेंट ऑफ एक्वायरिंग, डिस्पोजिंग, सब्सक्राइबिंग या अंडर राइटिंग। या तो मैं तुम्हें अंडर राइटिंग करवा दूं इस कंपनी के साथ, या तुम इस कंपनी के शेयर एक्वायर कर लो, या बेच दो, या कुछ भी ऐसा इंड्यूसमेंट कर रहा हूं, मैं तुम्हें ऐसा प्रेरणा दे रहा हूं। सो एग्रीमेंट का पर्पस इज टू सिक्योर प्रॉफिट एंड एग्रीमेंट फॉर ऑब्टेनिंग क्रेडिट, या फिर तुम उधार ले लो, ऐसा क्रेडिट का कोई एग्रीमेंट करा दिया, तो भैया जो पर्सन ये सब उकसा रहा है ना, ये हरकतें कर रहा है, तू 447 में क्या हो जाएगा? लायबल हो जाएगा। और 447 क्या होता है? फ्रॉड। 4 फॉर फ्रॉड, 447 इज फ्रॉड। सेक्शन नंबर 37 क्या बोलता है? एक्शन बाय द अफेक्टेड पर्सन।
अगर मान लो any person या AOP if affected by any misleading statement or any inclusion of any matter in the prospectus, तो वो बंदा एक्शन ले सकता है अंडर सेक्शन 37. Suit may be filed or any other action can be taken under section 34, 35, 36. ये बात लिखी है 37 में कि कोई बंदा क्या ले सकता है, एक्शन ले सकता है. अब आ रहे हैं अपन मेन सेक्शन पे, दैट इज 34, 35. वाओ सर वाओ. अगर तुम इसकी लैंग्वेज देखोगे लॉ की, तो लॉ की लैंग्वेज तो ये रही 34, 35, 36, 37 की. 34, 35 की लैंग्वेज लॉ की तो ये रही, ठीक है. बट इसको अगर अपन चार्ट फॉर्म से पढ़ेंगे ना तो बहुत इजीली इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है. चार्ट फॉर्म से इसको समझ लेते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है. सर 34, 35 क्या बोलता है? 34 और 35 में सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी लिखी गई है प्रोस्पेक्टस के बारे में, कि अगर तुमने प्रोस्पेक्टस में कुछ भी गलत लिखा तो क्रिमिनल लायबिलिटी क्या आएगी और सिविल लायबिलिटी क्या आएगी. एक एक करके समझते हैं. पहले समझते हैं 35 क्या है, सिविल लायबिलिटी क्या है. कंपनी का डायरेक्टर और जो बंदा अभी प्रपोज्ड डायरेक्टर है, एग्रीड टू बिकम डायरेक्टर, प्रमोटर और वो एक्सपर्ट, वही लीगल एक्सपर्ट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, इंजीनियर्स, जिनके बारे में बात हम 26 सबसेक्शन 5 में कर रहे थे. कंपनी डायरेक्टर एग्रीड टू बिकम डायरेक्टर, प्रमोटर, एक्सपर्ट, या फिर ऐसा बंदा जिसने प्रोस्पेक्टस का इशू ऑथराइज करा है, ये लोग लायबल हो जाएंगे टू पे द कॉम्पेंसेशन टू द पर्सन हु हैज सस्टेन्ड लॉस. अगर किसी बंदे को कोई लॉस हुआ तो ये लोग लायबल होंगे कि आपको उस लॉस के लिए कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा. पर यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है, वो पर्सन ने सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब किया होना चाहिए. सर इतना फोकस क्यों दिया सब्सक्राइब पे? मेरी बात समझो. प्रोस्पेक्टस इशू हुआ, प्रोस्पेक्टस इशू होने पर उस प्रोस्पेक्टस के बेसिस पर उस बंदे ने रिलाय करा और प्रोस्पेक्टस के बेसिस पर उसने सिक्योरिटीज खरीदी हैं, तो वो बंदा कंपेंसेशन रिसीव करने के लिए एलिजिबल है. मतलब एक बात बताता हूं, जैसे मान लो मैंने आज स्टॉक मार्केट में जाकर कुछ शेयर्स खरीद लिए कंपनी के, थोड़े दिन बाद रेट गिर गया, मुझे लॉस हो गया, तो क्या मैं इनके ऊपर चढ़ जाऊं? मैं इनको बोलूं ओए कंपनी डायरेक्टर, प्रमोटर, मेरे को लॉस का कॉम्पेंसेशन दो? नहीं, क्योंकि मैंने सेकेंडरी मार्केट से शेयर खरीदे हैं, ना कि मैंने ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब किया है. मेरी बात समझ में आ रही है? देयर इज अ डिफरेंस. आप सिक्योरिटीज मार्केट से शेयर खरीद रहे हो तो भाई वो तो मार्केट सेंटिमेंट है, उसमें तो डिमांड सप्लाई का रोल था. इनमें इनको ब्लेम थोड़ी कर सकते हो कि लाओ हमें कॉम्पेंसेशन दो. हाँ, कॉम्पेंसेशन तब देंगे अगर प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत लिखा था और अब आपने प्रोस्पेक्टस के बेसिस पर ही कंपनी के शेयर को क्या किया है, सब्सक्राइब किया है. कंपनी इशू लेकर आई, प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत था, आपने इशू में पैसे लगाए, आपको शेयर अलॉट हो गए, यू हैव सब्सक्राइब्ड फॉर द शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड बिकॉज ऑफ दैट यू हैव सस्टेन्ड एनी लॉस, सो दिस पर्सन विल बी लायबल टू पे द कॉम्पेंसेशन टू यू. अरे बात समझ में आ गई? हाँ सर आ गई. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब, ठीक है. ओके सर. और 34 क्या बोलता है? अगर मान लो प्रोस्पेक्टस इशू हुआ और उसके अंदर कोई मिस स्टेटमेंट है, अनट्रू स्टेटमेंट है, मिसलीडिंग है, देन एवरी पर्सन हु ऑथोराइज्ड इशू प्रोस्पेक्टस इज लायबल अंडर 447. तो जो भी बंदा ऑथोराइज कर रहा है ऐसा प्रोस्पेक्टस का इशू जिसमें कुछ मिसलीडिंग है, तो वो बंदा लायबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 447. तो देखो 35 क्या बोलता है कि आपको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा टू दैट पर्सन जिसको लॉस हुआ, पर लॉस उस बंदे को हुआ जिसने सब्सक्राइब किया था ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटीज. तो 35 की लायबिलिटी आएगी आपके ऊपर. पर 34 की लायबिलिटी कब आएगी? 34 की एक जनरल लायबिलिटी है, सामने वाले ने ऑन द बेसिस ऑफ सब्सक्राइब किया नहीं किया. एवरी पर्सन हु ऑथोराइज इशू, अगर मैं मान लो मैं हूं कंपनी में, प्रोस्पेक्टस में कुछ मिसलीडिंग है और मैंने ऑथोराइज कर दिया, हाँ ठीक है इशू कर दो, तो मैंने ऑथोराइज करा ना, तो मैं फंस जाऊंगा अंडर सेक्शन 447. पर आप 447 में नहीं फंसोगे. अब आपके पास आ रहा है डिफेंस, अब आपके पास आएगा ब्रह्मास्त्र. कब आप नहीं फंसोगे? अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि जो स्टेटमेंट इंक्लूड की गई थी दैट वाज इममटीरियल. एक बात बताता हूं, कुछ स्टेटमेंट डलनी रह गई थी. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो प्रोस्पेक्टस इशू हुआ, अब आप बोल रहे हो कि उसमें कुछ ओमिशन हो गया, तो हो ये बंदा जो है ना, ये बंदा 447 में क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा. मैंने बोला एक बात बताओ, ओमिशन क्या हुआ है? मेरे से कुछ गलती रह गई ना, क्या गलती हुई है? बोले आपने प्रोस्पेक्टस में ना कुछ डालना भूल गए. मैंने बोला क्या नहीं डाला भाई? प्रोस्पेक्टस में मान लो मैंने अपना नाम लिखा, तो मैंने लिखा करण और मैंने वहां पे आगे सीए नहीं लिखा. अरे सो व्हाट? अगर ओमिशन हो भी गया या कुछ गलती रह भी गई, वो इतनी टुच्ची गलती है कि कोई बात नहीं, चलेगा. तो अगर कोई ओमिशन है, आप कुछ भूल भी गए लिखना, दैट वॉज इममटीरियल. वो ओमिशन ही इममटीरियल था या वो स्टेटमेंट ही इममटीरियल थी, तो कोई बात नहीं भाई, फिर 447 में थोड़ी लायबल कर दोगे बंदे को. या फिर पर्सन हैज रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट इंफॉर्मेशन इज ट्रू. उसके पास ये ग्राउंड टू बिलीव थे कि भाई देखो मैंने ये स्टेटमेंट इसलिए डाली थी या मैंने इसको इशू को ऑथोराइज इसलिए किया था, मैंने इसलिए बोला था कि ठीक है प्रोस्पेक्टस इशू कर दो, क्योंकि जो मेरे पास रीजन थे, मेरे को तो यही लग रहा था ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है.
तो इसमें मेरी क्या गलती यार, तो इसलिए फिर वो बंदा 447 में लायबल नहीं होगा। ऐसी 35 के भी कुछ डिफेंस है, डिफेंस बोले तो 35 वाली लाइबिलिटी भी आपके इन लोगों के ऊपर नहीं आएगी अगर ये लोग प्रूव कर देते हैं। पता है क्या, पहला, पर्सन हु गिवन कंसेंट टू बी अ डायरेक्टर, देखो एग्रीड टू बी डायरेक्टर था ना, ये भी फंस सकता है। जब आप डायरेक्टर बनते हो ना तो उससे पहले आपको एक कंसेंट देनी पड़ती है कि हाँ ठीक है मैं डायरेक्टर बनने के लिए रेडी हूं। पर जब इसको पता लगा कि ऐसा कुछ कर्मकांड कंपनी में चल रहा है तो इसने वो प्रोस्पेक्टस इशू होने से पहले ही वो कंसेंट विड्रॉ कर ली थी। पर्सन हु वाज गिवन कंसेंट टू बी अ डायरेक्टर हैज विड्रू हिज कंसेंट एंड प्रोस्पेक्टस वाज इशूड विदाउट हिज कंसेंट, और बिना उसकी कंसेंट के प्रोस्पेक्टस इशू हो गया तो फिर उसकी गलती थोड़ी है, उसे क्यों लायबल बना रहे हो। बहुत बढ़िया। इफ द पर्सन गिव्स द पब्लिक नोटिस, मान लो प्रोस्पेक्टस इशू हुआ पर तुमने जनता जनार्दन में ढिंडोरा पीट दिया कि सुनो 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 भाई देखो इसमें गड़बड़ है और मैं लायबल नहीं हूं, और मैं लायबल नहीं हूं, मैं मेरी कंसेंट के बिना ये इशू हुआ है, ये मेरे से बिना पूछे ये सब इशू किए जा रहे हैं और इसमें गंद मचा हुआ है, मैं लायबल नहीं हूं, तो फिर आप लायबल नहीं होगे। और तीसरा, अगर स्टेटमेंट जो थी, आपने जो स्टेटमेंट डाली, जो आप बोल रहे हो कि मिस स्टेटमेंट डाली जिसकी वजह से सामने को लॉस हुआ, सामने वाले बंदे को लॉस हुआ, वो स्टेटमेंट हमने एक एक्सपर्ट के बेसिस पे दी थी, वो याद करो एक्सपर्ट स्टेटमेंट। तो एक्सपर्ट ने जो स्टेटमेंट डाली थी उसके बेसिस पे ही हमने स्टेटमेंट दी थी, और हम तो ऐसा मान रहे थे कि जो एक्सपर्ट है ना वो बेचारा इतना कॉम्पिटेंट है, इतना अच्छा है कि उसकी स्टेटमेंट तो बहुत अच्छी होगी। हमने तो उस एक्सपर्ट ने स्टेटमेंट दी थी, हमें लग रहा था वो एक्सपर्ट एकदम कॉम्पिटेंट पर्सन है, एकदम जेन्युइन बंदा है, और उसने अपनी कंसेंट को विड्रॉ भी नहीं किया था, और हमको पूरा ऐसा विश्वास था कि उसकी स्टेटमेंट एकदम ठीक है। उसकी स्टेटमेंट पे विश्वास करके हमने स्टेटमेंट डाल दी, तो हमारी क्या गलती, हमने तो उसकी स्टेटमेंट पे विश्वास करा, तो हमारी कोई गलती नहीं है। तो इन 3 केसेस में आपके ऊपर 35 की लायबिलिटी नहीं आएगी। पर ध्यान रखना, अगर तुम पकड़े गए कि तुमने प्रोस्पेक्टस इशू ही फ्रॉड की इंटेंशन से किया था, तो भैया जितने पर्सन का नाम लिखा था ना ऊपर, वो सब पर्सनली लायबल हो जाएंगे विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी। भाड़ में गई लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी पे लिमिट नहीं लगेगी, इनफाइनाइटली लायबल हो जाओगे हो। और जो 447 में लायबल था ना, 447 की पेनल्टी क्या होती है वो मैं बताता हूं, आराम से समझो। 447 क्या बोलता है पता है, 447 बोलता है, इधर आओ, 447 बोलता है क्या पेनल्टी है, इधर सुनो। पहले बात तो 447 पढ़ाता हूं क्या है। 447 बोलता है फ्रॉड। सर फ्रॉड क्या होगा, आपने कोई भी एक्ट करा, कोई भी ओमिशन करा, कुछ कंसीलमेंट करा, कुछ भूल गए, कुछ छुपा लिया, या अब्यूज किया अपनी पोजीशन का विद एन इंटेंट। तुम्हारा इंटेंट ही यही था, तुम्हारा उद्देश्य यही था कि तुम डिसीव करना चाहते हो या अनड्यू एडवांटेज करना चाहते हो। डिसीव करना मतलब धोखाधड़ी करना चाहते हो, या अनड्यू एडवांटेज लेना चाहते हो, या किसी बंदे को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, कंपनी को या शेयर होल्डर को या क्रेडिटर को या एनी अदर पर्सन को। चाहे तुम्हें रॉन्गफुल गेन हुआ नहीं हुआ, लॉस हुआ नहीं हुआ, डजंट मैटर, अगर तुम्हारी इंटेंशन ये करने की थी ना, हम मान लेंगे भैया तू तो फ्रॉड में इन्वॉल्व था। और अगर तू फ्रॉड में इन्वॉल्व था तो कितनी पेनल्टी लगेगी, मेरी बात सुनना आराम से। एक बार को एक काम करो, मेरे कहने पर आप एक बार ये वाला पॉइंट मत पढ़ो, आप ये वाला पॉइंट मत पढ़ो, ये अभी बाद में पढ़ाऊंगा, इसे 2 मिनट के लिए रोक दो, इसे अभी मत पढ़ो, पहले मेरी बात सुनो। आप पता क्या करो, आप लो टर्नओवर का 1%, आराम से समझना, टर्नओवर का 1% ले लो, आपका जितना टर्नओवर है ना उसका 1% निकालो, निकाल लिया, और 10 लाख रुपीस, दोनों को कंपेयर करो, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, एक अमाउंट आ गया, ये एक बेंचमार्क अमाउंट आ गया। अब चेक करो कि आपका फ्रॉड इस बेंचमार्क अमाउंट से कम है। अगर तो आपका इस बेंचमार्क अमाउंट से कम का फ्रॉड हुआ है तो आप पर फाइन लग सकता है 50 लाख तक का, और इंप्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 5 साल, एंड और का मतलब दोनों भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, मतलब फाइन भी लग सकता है और इंप्रिजनमेंट हो सकती है और बोथ भी हो सकता है। तो आपके ऊपर फाइन लग सकता है 50 लाख तक का, इंप्रिजनमेंट हो सकती है 5 साल तक की, या दोनों भी हो सकता है। कब, अगर वो जो बेंचमार्क अमाउंट था उससे कम है आपका फ्रॉड। बट अगर आपका फ्रॉड उतने अमाउंट का या उससे ज्यादा का है तो फिर आपके ऊपर मिनिमम फाइन लगेगा कितना, जितना फ्रॉड का अमाउंट इन्वॉल्व है वो। मैक्सिमम कितना लग सकता है, 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्रॉड, एंड यहां पर इंप्रिजनमेंट मैंडेटरी हो जाएगी, मिनिमम 6 महीने, मैक्सिमम 10 साल तक की हो सकती है। पर यह तब होगी अगर आपके इस वाले कांड में पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं था। अगर इस वाले कांड में पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं था, अगर तुमने इतना गंद मचाया कि पब्लिक इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व था और तुमने फ्रॉड करा वो बेंचमार्क अमाउंट के बराबर या उससे ज्यादा का, यानी 1% ऑफ द टर्नओवर और 10 लाख रुपीज, विच एवर इज लेस, एक अमाउंट आ गया। लेट्स से हमारी कंपनी का टर्नओवर था 200 लाख रुपए, तो 200 लाख रुपए, 200 लाख का 200 लाख का 1%, 200 लाख का 1%, 2 लाख, 2 लाख और 10 लाख, विच एवर इज लेस, कितना आया, 2 लाख। तो वो बेंचमार्क बना लो। अब अगर आपका फ्रॉड इस अमाउंट से ज्यादा का है, इतने का या इससे ज्यादा का है, तो तुम पे मिनिमम फाइन जो लगेगा वो लगेगा अमाउंट ऑफ फ्रॉड, मैक्सिमम लग सकता है 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्रॉड, एंड इंप्रिजनमेंट यहां 6 महीने की जगह मिनिमम 3 साल की हो जाएगी और मैक्सिमम 10 साल की हो सकती है, क्योंकि यहां पर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। यही यहां पर मैंने लिखा हुआ है। ये
पहले आप क्या करो, 10 लाख और 1% ऑफ द टर्नओवर विच एवरेज लोअर करके एक अमाउंट निकाल लो। अब इस अमाउंट को कंपेयर करो, क्या आपका फ्रॉड अमाउंट इससे कम है या इससे ज्यादा है। अगर आपका फ्रॉड अमाउंट इससे कम है तो फाइन लगेगा अप टू 50 लाख एंड और इंप्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 5 साल तक की। बट अगर आपका फ्रॉड अमाउंट इससे बराबर है या इससे ज्यादा है तो फिर आप चेक करो क्या पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है या पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। अगर तो सर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो फिर आपका मिनिमम अमाउंट फाइन का कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ फ्रॉड मैक्सिमम 3 टाइम्स एंड इंप्रिजनमेंट मिनिमम 3 साल मैक्सिमम 10 साल। एंड है, ध्यान रखना, इंप्रिजनमेंट मैंडेटरी है, ठीक है। और पब्लिक इंटरेस्ट अगर इन्वॉल्व नहीं है तो फिर आपका मिनिमम फाइन जो हो जाएगा अमाउंट ऑफ फ्रॉड हो जाएगा मैक्सिमम 3 टाइम्स ऑफ द फ्रॉड एंड इंप्रिजनमेंट मिनिमम 6 महीने मैक्सिमम 10 साल हो सकती है। और यहां पर एक केस हुआ था, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, पीक वर्सेस गुर्ने का केस था। इफ पर्सन परचेज द शेयर्स फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट एंड सस्टेन्ड लॉस, रेमेडी अंडर सेक्शन 35 इज नॉट अवेलेबल। तुम जाके उसको थोड़ी बोल सकते हो कि जाके हमको लॉस का कॉम्पेंसेशन दिलाओ, चल पागल है क्या। कंपनी ने शेयर इशू करा। अब थोड़ा मैं आ रहा हूं लास्ट के 2-3 सेक्शंस पे, 29, 41 थोड़ा सा वो बताना है और एक 28 बताना है, ऑफर ऑफ सेल, ठीक है। फिर मैंने बोला कि 39, 42 कुछ सेक्शन है वो मैं कहां निपटाऊंगा, विद द चैप्टर शेयर कैपिटल। सो कंपनी ने शेयर इशू करे। अगर कंपनी इंडिया में शेयर इशू करती है तो मैंने बोला पब्लिक इशू ला सकते हो, प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकते हो। जब आप पब्लिक इशू लाते हो ना तो पता है कंपनी न्यू शेयर भी इशू कर सकती है और एग्जिस्टिंग बंदे अपने शेयर भी इशू कर सकते हैं। और जब एग्जिस्टिंग बंदे अपने शेयर इशू करते हैं ना तो उस पर लगता है ऑफर ऑफ सेल सेक्शन नंबर 28। और आउटसाइड इंडिया अगर आप शेयर इशू करना चाहते हो तो उसके लिए फिर जीडीआर के प्रोविजन आते हैं सेक्शन नंबर 141 में, 141 नहीं, सेक्शन 41 में, ठीक है। सेक्शन नंबर 41 क्या बोलता है, जीडीआर कैसे इशू होता है, आराम से समझना। एक कंपनी है, कंपनी को मान लो कि यूएसए में शेयर इशू करने हैं, फॉरेन जुरिस्डिक्शन में शेयर इशू करने हैं, तो वहां शेयर इशू नहीं होंगे। कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर एज अ अंडरलाइन रखवा देगी किसके पास, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक के पास। ये डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक इंटीमेट करेगा ओवरसीज डिपॉजिटरी को कि हमारे पास इस कंपनी के क्या आ चुके हैं, शेयर आ चुके हैं। अब तुम इन शेयर के बदले उस कंट्री में डिपॉजिटरी रिसिट इशू कर दो। मतलब मेरी बात समझो, हमारी कंपनी यहां पर क्या रखवाएगी, शेयर रखवा देगी एज अ कस्टडी। इन्हीं शेयर को ग्राउंड रख के फॉरेन कंट्री में क्या इशू हो जाएंगे, डिपॉजिटरी रिसिट इशू हो जाएंगे। अब मेरी बात समझ के देखना, क्योंकि फॉरेन कंट्री में डिपॉजिटरी रिसिट इशू हो रहा है, उसका प्राइस डिपेंड करेगा इस शेयर के ऊपर। तो वो डिपॉजिटरी रिसिट भी तो एक तरीके का डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट हो गया, क्योंकि डिपॉजिटरी रिसिट की वैल्यू विल बी डिपेंडेंट ऑन द अंडरलाइंग एसेट। और यहां अंडरलाइंग एसेट क्या है, ये शेयर। तो हमने शेयर डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को रखवा दिए। मान लो मैं कंपनी हूं, मैं आपके पास गया कि तुम मेरे शेयर संभाल के रख लो। इन्हीं शेयर के रिस्पेक्ट में अब आप फॉरेन कंट्री में क्या इशू कर दो, डिपॉजिटरी रिसिट इशू कर दो। और एक डिपॉजिटरी रिसिट में एक से ज्यादा शेयर भी हो सकते हैं। मतलब जैसे 5 शेयर्स के बदले बाहर एक डिपॉजिटरी रिसिट इशू कर दी। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 शेयर रखवाए 200 वाले, तो 1000 रुपए का बाहर सीधा एक डिपॉजिटरी रिसिट इशू हो जाएगा, ठीक है। और फिर वो ओवरसीज डिपॉजिटरी जो होगा, हमारी कंट्री के डिपॉजिटरी कौन है, 2, एनएसडीएल और सीडीएसएल। ओवरसीज कंट्री में जो भी डिपॉजिटरी, वो 7 समुंदर पार जो डिपॉजिटरी बैठा है, फिर वो वहां के इन्वेस्टर्स को क्या कर देगा, डिपॉजिटरी रिसिट इशू कर देगा। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, पहले आप बीआर पास करो, फिर उसके बाद आपको एसआर पास करना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनना, एक सेक्शन आएगा सेक्शन 62, शेयर कैपिटल के चैप्टर में पढ़ेंगे। सेक्शन 62 बोलता है कि जब भी आप कभी कैपिटल फर्दर रेज करते हो, अपनी कैपिटल को इंक्रीज करते हो, फर्दर कैपिटल का इशू करते हो, फर्दर कैपिटल रेज करते हो, तो उसके लिए आपको एज पर सेक्शन 62 एसआर पास करना होता है। यहां ये बोल रहा है कि जब कंपनी ये डिपॉजिटरी रिसिट इशू करेगी तो इसके लिए भी एसआर पास करना है। तो भाई एक बात बताओ, डिपॉजिटरी रिसिट इन्हीं शेयर्स के बदले तो इशू किए गए हैं। तो 62 में अगर मैंने एसआर पास कर लिया, क्योंकि जैसे ही मैंने शेयर दिए, एक बात समझो, मैंने यहां डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को शेयर दिए, मेरे शेयर आगे नहीं जा रहे, पर इन्हीं शेयर के बदले डिपॉजिटरी रिसिट तो आगे जा रही है। फॉरेन मार्केट से पैसा तो उठ के आ रहा है, तो कैपिटल तो रेज हो रही है। तो एज पर 62 जैसे ही मैंने ये शेयर दिए होंगे, मैंने एसआर पास किया होगा, ठीक है। तो जब 62 के हिसाब से एसआर पास हो गया, तो क्या 41 में दोबारा मुझे डिपॉजिटरी रिसिट इशू करने के लिए एसआर पास करना पड़ेगा? लॉस इज नहीं। 62 में ऑलरेडी आप एसआर पास करके आ चुके हो फॉर फर्दर इशू ऑफ शेयर, फॉर फर्दर इशू ऑफ शेयर। 62 ने बोला आप ऑलरेडी एसआर पास कर चुके हो ना, तो 62 का एसआर ही 41 के लिए एसआर का काम कर जाएगा, अलग से एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। कंपनी अपॉइंट ओवरसीज डिपॉजिटरी टू इशू जीडीआर, और आप अपने शेयर रखवा दोगे डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक के पास, और वो इंटीमेट करेगा ओवरसीज डिपॉजिटरी को, वो आगे शेयर इशू कर देगा, सॉरी डिपॉजिटरी रिसिट इशू कर देगा। ये ध्यान रखना कि आरबीआई के सारे रूल्स रेगुलेशन को आप कंप्लाई करोगे, क्योंकि फॉरेन जुरिस्डिक्शन इन्वॉल्व है, तो आरबीआई के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आएंगे, वो आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे। मर्चेंट बैंकर आपको साथ में अपॉइंट करना पड़ेगा, और मर्चेंट बैंकर जो होगा वो कौन होगा, मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करो, प्रैक्टिसिंग सीए सीएस सीएमए, और ये लोग एक कंप्लायंस रिपोर्ट बनाएंगे
क्या कि हमने सारे कंप्लायंसेस पूरे किए हैं और इशू होने के बाद जो इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग आएगी उसमें इस कंप्लायंस रिपोर्ट को रखा जाएगा। जब तक डिपॉजिटरी रिसिट इक्विटी शेयर नहीं बनता तब तक ओवरसीज डिपॉजिटरी वोटिंग राइट एक्सरसाइज कर पाएगा, उसके बाद शेयर होल्डर कर पाएगा। कैसे आप शेयर इशू कर सकते हो? पब्लिक इशू से भी कर सकते हो, मतलब ये सॉरी, कैसे आप जीडीआर को इशू कर सकते हो, यहां जीडीआर की बात हो रही है। कैसे आप जीडीआर को इशू कर सकते हो? सर आप पब्लिक इशू से भी कर सकते हो, प्राइवेट प्लेसमेंट से भी कर सकते हो। और कौन से शेयर अंडरलाइन के तौर पे रखवा सकते हो? एग्जिस्टिंग भी और न्यू भी। अब मैं आता हूं इसके बाद सेक्शन नंबर 28 ऑफर ऑफ सेल वाले पे। देखो ऑफर फॉर सेल में क्या था, हमने बीच में कंपनी ने बीच में किसी इशू हाउस को डाला था और वो आगे पब्लिक को शेयर इशू कर रहा था। यहां पर कहानी थोड़ी उल्टी है। जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, देखो ये कौन है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द केके लिमिटेड। एक कंपनी है केके लिमिटेड, उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं। इन्होंने बोला हम अपने शेयर बेचना चाहते हैं, हम अपने शेयर बेचना चाहते हैं। तो ये लोग अपने शेयर ऑफर करेंगे किसको? कंपनी को, कि प्लीज कंपनी 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 हमारे शेयर क्या करवा दे, बिकवा दे। और ये लोग मिलकर कलेक्टिवली ऑथोराइज करेंगे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को राइटिंग में कि आप हमारे शेयर क्या कर दो, ये आगे बिकवा दो। जब ये लोग आगे शेयर बेचने के लिए कंपनी को ऑथोराइज करेंगे तो कंपनी एक मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करेगी जो ये सारा इशू संभालेगा और ये एग्जिस्टिंग शेयर्स आगे ऑफर कर दिए जाएंगे पब्लिक को। दीज आर द एग्जिस्टिंग शेयर्स, ध्यान रखना। ये एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफर कर दिए जाएंगे पब्लिक को और जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू किए जाएंगे ना, इसी को भी बोला जाएगा डीम्ड प्रोस्पेक्टस। इसको भी क्या बोला जाएगा? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। पर सर एक बार बताओ, ये लोगों ने ऑथोराइज तो कर दिया कंपनी को कंपनी आगे शेयर इशू कर देगी, पैसा आएगा, तो जो पैसा आएगा वो पैसा कंपनी रखेगी या इन लोगों को दे देगी? भाई इन लोगों को दे देगी ना, ये इनके पर्सनल अकाउंट में जाएंगे। अब बताऊं ये रियल लाइफ में कैसे होता है? जैसे कभी भी कोई कंपनी का, अभी हुंडई का आईपीओ आया तो क्या करते हैं क्या करते हैं ये लोग इशू लेकर आते हैं। तो पब्लिक इशू में कंपनी नए शेयर का इशू लेकर आती है। थोड़ा लॉजिकल समझा रहा हूं। कंपनी जब इशू लेकर आती है ना, तो पब्लिक इशू में कंपनी नए शेयर का तो इशू लाती है। फिर जब नए शेयर का इशू लाती है ना, तो कई बार एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भी उसी के साथ अपने कुछ शेयर क्या कर देता है? ऑफर ऑफ सेल में दे देता है। उसी के साथ कुछ शेयर ऑफर ऑफ सेल में दे देता है। पर जब हम सिक्योरिटी लॉस पढ़ते हैं ना, जब हम सेबी की रेगुलेशन पढ़ते हैं, आईसीडीआर, तो सेबी वहां पर वर्ड यूज करता है ऑफर फॉर सेल। यानी कंपनी लॉ में जिसको ऑफर ऑफ सेल बोला जाता है, सेबी उसी को क्या बोल के चलता है? ऑफर फॉर सेल। पर कंपनी लॉ के हिसाब से ऑफर फॉर सेल अलग था, वो 25 वाला था, वो इशू हाउस वाला ड्रामा। बट सिक्योरिटी लॉज में आप इसी को क्या बोलते हो? यही ड्रामे को क्या बोला जाता है? ऑफर फॉर सेल। तो आप कभी रियल लाइफ में किसी कंपनी का प्रोस्पेक्टस उठा के देखोगे ना, तो उस प्रोस्पेक्टस में आपको लिखा मिलेगा, आप उस प्रोस्पेक्टस में देखना कि इतने शेयर न्यू शेयर इशू हो रहे हैं और इतने शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने ऑफर फॉर सेल में दे रहे हैं। तो ये वही वाली कहानी चल रही है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने ऑफर फॉर सेल में क्या दे देते हैं? शेयर दे देते हैं। ये शेयर आगे पब्लिक को दिए जाते हैं, पब्लिक से कंपनी पैसा लेती है और ये पैसा ट्रांसफर हो जाता है टू द पर्सनल बैंक अकाउंट ऑफ द शेयर होल्डर। इसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि भाई ये तो इन्होंने अपने शेयर बेचे ना, बस आप बीच में मीडिएटर बन के बिकवा कौन रहा है? कंपनी। बट इस सब का खर्चा कौन बियर करेगा? क्या कंपनी बियर करेगी? नहीं, पहले तो कंपनी बियर करेगी, पर ये लोग क्या कर देंगे? रीइंबर्स कर देंगे वो पैसा किसको? कंपनी को। इसी पूरे डायग्राम को इन्होंने सेक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है। सो मेंबर्स ऑफ द कंपनी इन द कंसल्टेशन विद द बोर्ड प्रपोज करेंगे कंपनी को कि आप हमारे या तो सारे या कुछ पार्ट पब्लिक को बेच दो। इसके लिए आपको ऑथराइज करना पड़ेगा किसको? बोर्ड को। कंपनी को ऑथराइज करो राइटिंग में और सारे खर्चे आपको कंपनी को रीइंबर्स करने पड़ेंगे। और जो डॉक्यूमेंट जिसके द्वारा ये बेचोगे उसे हम डीम प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। बट यहां पे साथ में अटैच होगा रूल 8, इंपॉर्टेंट है ये। फॉलोइंग प्रोविजन नहीं लगेंगे ऑफर ऑफ सेल के केस में। यहां पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रोल नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई मैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर बेच रहा हूं, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन पब्लिक से आई नहीं आई वो रूल नहीं है। यहां पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन तब देखते हैं जब आप पब्लिक ऑफर लेकर आते हो, एटलीस्ट 90% ऑफ द शेयर इशू हो जाने चाहिए, वरना आपका इशू फ्लॉप हो जाएगा, पैसे वापस करने पड़ेंगे। मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू आनी चाहिए। ये सब यहां नहीं देखना, क्योंकि यहां तो एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने एग्जिस्टिंग शेयर बेच रहा है, तो इसके लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन और मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू का कोई रोल नहीं है। प्रोविजन रिक्वायरिंग एनी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द बोर्ड फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। सुनना, जब पब्लिक इशू आता है ना, तो पब्लिक इशू के केस में ना ऐसा एक स्टेटमेंट डालना पड़ता है बोर्ड को कि भैया बोर्ड आप बताओ कि जो पैसा पब्लिक इशू से उठा रहे हो ये कहां कहां कैसे कैसे यूज करोगे। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट आपको यहां डालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पैसा बोर्ड के पास थोड़ी आएगा, ये पैसा कंपनी के पास थोड़ी आएगा, ये पैसा तो किसके पास चला जाएगा? शेयर होल्डर्स के पास। और वो लोग क्या करें क्या ना करें उसका यूटिलाइजेशन बोर्ड क्यों बताएगा? तो ये प्रोविजन भी यहां डालने की जरूरत नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट आपको नहीं डालनी। और अगर कोई और एनी अदर प्रोविजन या इंफॉर्मेशन आप कंप्लाई नहीं कर पाए, कंपाइल नहीं हुई, गैदर नहीं हुई, कौन? बाय द ऑफरर, तो फिर आप उसकी जस्टिफिकेशन दे देना कि हम कोई और इंफॉर्मेशन क्यों गैदर नहीं कर पाए। तो एक रीजन बता दो बस कि आपने कोई इंफॉर्मेशन इसके अंदर नहीं लिखी तो क्यों नहीं लिखी, अगर आपने इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं डाली है तो क्यों नहीं डाली, उसका रीजन बता देना। ठीक है, फिर अपन आते हैं सेक्शन नंबर 29 पे। और सेक्शन नंबर 29 बोलता है कोई भी कंपनी जब पब्लिक ऑफर लेकर आएगी तो उसको
वो पब्लिक ऑफर को डीमैट फॉर्म में ही इशू करना पड़ेगा। इट इज मैंडेटरी फॉर द कंपनी वेन एवर द कंपनी कम्स अप विद अ पब्लिक इशू, आपको उसे डीमैट फॉर्म में ही इशू करना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू करना पड़ेगा। कोई भी कंपनी, मैं बोल रहा हूं, जो पब्लिक ऑफर लेकर आती है, अब एक बात समझ लो, ये कौन सी कंपनी की बात हो रही है? पब्लिक की बात हो रही है ना, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक इशू ला ही नहीं सकती। बट यहां पर सच अदर क्लास ऑफ कंपनी में अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी कवर्ड हो गई है। पब्लिक कंपनी जो क्या लेकर आ रही है, पब्लिक ऑफर लेकर आ रही है, तो वो तो डीमैट फॉर्म में ही अपने शेयर क्या करेगी, इशू करेगी। समझ में आई? और जब डीमैट फॉर्म में शेयर इशू करोगे तो आपको डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 और साथ में डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशंस होती हैं एक, वो कंप्लाई करनी पड़ेंगी। और रूल 9 लगता है इसके साथ। रूल 9 क्या बोलता है? कोई भी कंपनी अगर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का भी पब्लिक इशू लेकर आती है, व्हाट इज कन्वर्टेबल सिक्योरिटी? विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, तो आप भैया प्रमोटर, ओए प्रमोटर, ये तभी हो पाएगा जब प्रमोटर की सारी होल्डिंग किसमें होनी चाहिए, डीमैट फॉर्म में होनी चाहिए, प्रोवाइडेड दैट फिजिकल होल्डिंग्स ऑफ द प्रमोटर ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी अप टू द डेट ऑफ आईपीओ, जब आप इसका पब्लिक इशू लेकर आ रहे हो, इस दिन तक जितनी भी प्रमोटर की होल्डिंग्स हैं, आप उसे मैंडेटरी पहले डीमैट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और जो भी कंपनीज ऊपर सबसेक्शन 1 में कवर नहीं हुई हैं, फिर उनके पास ऑप्शन है, वो फिजिकल में भी ला सकती हैं और डीमैट में भी ला सकती हैं। बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट कंपनी, क्योंकि ऊपर प्राइवेट कंपनी कवर नहीं हुई है, क्योंकि वो पब्लिक इशू नहीं ला सकती, तो उनकी मर्जी होती है। इसलिए आप देखोगे आज के समय पे प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, अभी भी उनका फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होता है, और डीमैट में लाना चाहो डीमैट में भी ला सकते हो। फिर ये लेकर आए 2 अक्टूबर 2018 को एक महान रूल का जन्म हुआ, और इसको अपन बोलते हैं रूल नंबर 9A। सेक्शन 1A इंट्रोड्यूस किया गया अंडर सेक्शन 29 सबसेक्शन 1A आया, और उसने बोला हम कुछ अनलिस्टेड कंपनीज बताएंगे, उन अनलिस्टेड कंपनीज को सिक्योरिटीज इशू करना मैंडेटरी हो जाएगा इन द डीमैट फॉर्म। और ये लिखा गया साथ में रूल 9A। रूल 9A अटैच किया गया। बोला अभी तक तो ऐसा होता था, जो कंपनी लिस्टिंग करवाने जा रही है, यानी जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी, अब उसके शेयर पब्लिक में ट्रेड होंगे, उसके लिए तो देखो ऑनलाइन मैंडेटरी था ही था, मतलब डीमैट मैंडेटरी था ही था। बट अब इन्होंने बोला हम कुछ क्लास ऑफ अनलिस्टेड कंपनी बताएंगे, उनके लिए अनलिस्टेड कंपनी के केस में भी क्या हो जाएगा, डीमैट इशू करना मैंडेटरी हो जाएगा। हमने बोला रूल 9A बताओ, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो सिक्योरिटीज इशू करेगी तो डीमैट फॉर्म में इशू करेगी, और आपको डीमटेरियलाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, आपकी जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी अभी तक जो फिजिकल फॉर्म में पड़ी थी ना, अब उन्हें भी डीमैट कराना पड़ेगा। और उनको डीमैट कराने के लिए तुमको ये फैसिलिटी लेने जाना पड़ेगा, किसके पास, डिपॉजिटरी के पास। सर हमारी कंट्री में कितने डिपॉजिटरी हैं, 2, NSDL और CDSL। उनके पास जाओ और उनको बोलो कि हम एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, हम एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो हमारी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी अब सिक्योरिटी इशू करनी है, तो डीमैट फॉर्म में इशू करेंगे। और एग्जिस्टिंग वाली जो सिक्योरिटी जो लोगों के पास पड़ी है, जो फिजिकल में, आप प्लीज उसे क्या कर दो, डीमैट में कन्वर्ट कर दो। सो एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो सिक्योरिटीज ऑफर करेगी, बोनस इशू लाएगी, राइट इशू लाएगी, बायबैक करेगी, बिफोर दिस एंश्योर दैट आपके प्रमोटर्स की, आपके डायरेक्टर्स की, आपके KMP की सारी होल्डिंग डीमैट फॉर्म में होनी चाहिए। एवरी सिक्योरिटी होल्डर ऑफ द अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, वो बंदा जिसके पास अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के शेयर हैं या कोई भी सिक्योरिटी है, अगर तू बेचना चाहता है तो भाई अब तू बेच पाएगा, पर पहले उसे कन्वर्ट करा डीमैट फॉर्म में। यानी आज तक तो क्या होता था, 2 अक्टूबर 2018 से पहले तो क्या होता था, सिर्फ जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके शेयर्स ऑनलाइन में होते थे और ट्रेड होते थे। अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का होल्डर भी अब 2 अक्टूबर 2018 के बाद अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का होल्डर भी अगर क्या करना चाहता है, अपनी सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करना चाहता है, तो पहले तेरे को उसको डीमैट में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। और अगर तू कंपनी की सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करना चाहता है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट, बोनस इशू, राइट इशू, कंपनी कुछ भी लेकर आ रही है, क्या ला रही है, प्राइवेट प्लेसमेंट, बोनस इशू, राइट इशू, कुछ भी ला रही है, और अगर होल्डर तू ये सब चीजें सब्सक्राइब करना चाहता है, तो बेटा जो तेरे पास पहले एग्जिस्टिंग एंटायर होल्डिंग है ना, वो तेरी डीमैट फॉर्म में होनी चाहिए, तो ही तू सब्सक्राइब कर पाएगा, अदरवाइज नहीं सब्सक्राइब कर पाएगा। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को मैंने बोला कि आप डिपॉजिटरी के पास जाओ और उसको बोलो कि प्लीज हमारा डीमटेरियलाइजेशन फैसिलिटेट करवाओ ना, तो फैसिलिटेशन के लिए तुम्हें एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी डिपॉजिटरी को। डिपॉजिटरी तुम्हारी जब सिक्योरिटीज को डीमैट में कन्वर्ट करेगा ना, तो एक तुम्हें नंबर अलॉट करेगा जिसका नाम होगा ISIN, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक क्लास ऑफ सिक्योरिटी के लिए एक नंबर दे दिया जाता है। ऐसे समझ लो, कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं तो उनके लिए अलग से एक नंबर दे देगा, डिबेंचर्स के लिए अलग से एक नंबर दे देगा, ठीक है। पर सारी सिक्योरिटीज का एक ISIN नहीं होता।
क्लास ऑफ सिक्योरिटीज का हो जाता है, लाइक शेयर्स, इक्विटी शेयर्स का अलग से दे दिया, डिवेंचर का अलग से दे दिया, ऐसा होता है। तो वो एक नंबर दे देगा जिससे वो एलोकेट कर पाएगा कि ये इस कंपनी की सिक्योरिटीज है। ISIN सिक्योर कर देगा और इन्फॉर्म कर देगा टू द सिक्योरिटी होल्डर्स कि अब तुम्हारे को डीमेट फैसिलिटी मिल जाएगी। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो है, उस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को फीस पे करनी पड़ेगी। किस किस को? डिपॉजिटरी को, रजिस्ट्रार टू एन इशू को। ये आरओसी नहीं है, ये आरओसी नहीं है, ये इशू को, जो इशू आप लेकर आ रहे हो उसका एक रजिस्ट्रार होता है, ठीक है, RTI जिसको अपन बोलते हैं। और शेयर ट्रांसफर एजेंट को आपको फीस देनी पड़ेगी। साथ में आपको इन तीनों के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रखवाना पड़ेगा। कितना? 2 साल की फीस जितना सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रखवाओ। हे भगवान, मतलब 1 साल की फीस जो देनी है वो भी दो और 2 साल की फीस के बराबर का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रखवाओ। कंप्लाई करो विद द सेबी डिपॉजिटरी डायरेक्शन, सेबी की और डिपॉजिटरी की डायरेक्शन, सर्कुलर्स, गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू डीमेटेरियलाइजेशन, ये सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओए अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, देख कितना कुछ करना पड़ेगा। और अगर तूने इन सब में डिफॉल्ट करा तो बेटा ना तो तुम कोई सिक्योरिटी लेके आ सकते हो, ना तुम बोनस इशू दे सकते हो, ना तुम राइट इशू दे सकते हो, ना तुम बायबैक कर सकते हो, जब तक आप इनकी पेमेंट नहीं कर देते। ओके सर। डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 और मैंने बोला था डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन 2018 आपके ऊपर एज इट इज लग जाएंगी। एंड सेबी, RTI एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट की रेगुलेशन भी एज इट इज लग जाएंगी जैसे वो एक लिस्टेड कंपनी पे लगती हैं। दे शैल अप्लाई मुटैटिस मुटेंडिस, मुटैटिस मुटेंडिस का मतलब होता है एज इट इज। दे विल अप्लाई टू डीमेट ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो है ना, ये एक फॉर्म PAS 6 फाइल करेगी। किसको? ROC को। कितने दिन के अंदर? विद इन 60 डेज ऑफ ईच हाफ ईयर, हर हाफ ईयर के अंदर 1 साल आएगा, यानी ये साल में कितनी बार फॉर्म जाएगा? 2 बार। ईच हाफ ईयर खत्म होने के बाद 60 डेज के अंदर PAS 6 फाइल करो। सर ये क्या होता है? इसके अंदर ना एक तरीके का एक ऐसा रिकॉन्सिलेशन सा बना के भेजा जाता है कि कंपनी के जो टोटल इशूड शेयर्स हैं वो मैच करते हैं जितने शेयर फिजिकल में है और जितने शेयर डीमैट में है। मतलब ऐसा रिकॉन्साइल सा बना के भेजा जा रहा है। और ये लोग को ये चीज को, ये फॉर्म को सर्टिफाई कौन करेगा? प्रैक्टिसिंग CA या CS। CA में नहीं लिखा है यहां पे। PAS 6 फाइल होगा, विद इन 60 डेज फाइल होगा, विद इन एवरी ईच हाफ ईयर फाइल होगा, मतलब हर साल में 2 बार फाइल होगा। हाफ ईयर खत्म होने के बाद 60 दिन के अंदर फाइल कर दो। किसको? ROC को। PAS 6 फाइल करना और सर्टिफाई कौन करेगा? प्रैक्टिसिंग CA और CS। फिर कंपनी को अगर पता चलता है कि जब ये रिकंसिलेशन हो रहा था कि टोटल इशूड कैपिटल आ रही है कंपनी की 20 लाख, फिजिकल में शेयर पड़े हैं 2 लाख और इलेक्ट्रॉनिक में शेयर घूम रहे हैं 20 लाख, ये कैसे हो सकता है भाई? 22 लाख फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक मिला के हैं और तो कंपनी के टोटल इशूड शेयर ही कितने हैं? 20 लाख। तो ये कैसे हो गया? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ फॉर्जरी हुई है, कुछ फर्जी शेयर्स घूम रहे हैं मार्केट में। अगर ऐसा कुछ पता चलता है तो रिपोर्ट करो किसको? डिपॉजिटरी को। इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इशूड कैपिटल एंड द कैपिटल इन द डीमैट फॉर्म। सिक्योरिटी होल्डर को अगर कोई भी प्रॉब्लम नजर आती है, फिर इस केस में कोई ग्रीवेंस आती है, तो आप IPF अथॉरिटी के पास फाइल कर देना। IPF अथॉरिटी एक्शन ले लेगी अगेंस्ट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, रजिस्ट्रार टू एन इशू शेयर ट्रांसफर एजेंट। पर एक्शन लेने से पहले कंसल्ट करेगी किससे? सेबी से। और ये ध्यान रखना, ये जो पूरा रूल 9A है, ये जो पूरा रूल 9A है, ये निधि कंपनी पे नहीं लगता, गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगता, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी पे नहीं लगता। एक बार बताऊं, अगर पूरा रूल 9A निधि कंपनी पे नहीं लगता, गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगता, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी पे नहीं लगता, तो इसका मतलब अगर ये कंपनीज अनलिस्टेड भी होंगी तो भी इनको ये सब फॉलो नहीं करना। तो ये भी तो वही वाली कंपनी हो गई। कौन सी वाली? सर ये भी तो वही वाली कंपनी हो गई विच आर नॉट कवर्ड एनीवेयर। भाई देखो, ऐसी पब्लिक कंपनी जो पब्लिक ऑफर लेकर आ सकती है तो वो तो पब्लिक कंपनी हो गई। तो बोला जो 1 में कवर्ड नहीं है वो फिजिकल में ला सकती है, जो 1 में कवर्ड नहीं है वो फिजिकल में ला सकती है। और जो 1A में कवर्ड भी नहीं हो रही है, जो 1A में भी कवर्ड नहीं हो रही, जिसपे ये वाला वो अनलिस्टेड है, तो उस पर तब भी रूल नहीं लग रहा, तो फिर तो वो इसी में कवर हो जाएगी ना। तो यानी वो जो लास्ट वाला पॉइंट लिखा हुआ है ना, निधि विधि वगैरह, तो ये प्राइवेट कंपनी के लिए भी है और उन निधि कंपनीज वगैरह के लिए भी है। समझ में आ गई मेरी बात? तो इस प्रकार से ये रूल किसके ऊपर नहीं लगेगा? सर इनके ऊपर नहीं लगेगा। और इस प्रकार से अपना यहां पर खत्म हो जाता है एक छोटा सा प्यारा सा चैप्टर। सिर्फ 1 घंटे की छोटी सी रिवीजन लगी है और इसमें अपना पूरा चैप्टर जो है वो खत्म हो गया है। बट इसमें 2 बड़े सेक्शन है, बहुत बड़े सेक्शन है, 39 और 42। वो मैंने नहीं उठाए हैं, 40 भी अभी मैंने नहीं उठाया है, क्योंकि वो सेक्शन सर हम कहां करेंगे? शेयर कैपिटल वाले चैप्टर के साथ। तो इसलिए मैंने कुछ सेक्शंस को उसी के साथ लिंक करके रखा है, क्योंकि उसकी बेटर एकदम बेस्टेस्ट अंडरस्टैंडिंग वहीं पर ही आ सकती है। तो उसको अपन करेंगे विद द शेयर कैपिटल, और बहुत प्यारे नोट्स बनवा रखे हैं उनके भी, ठीक है। टिल द टाइम इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना और सबके साथ शेयर करना। This is all for today. Thank you so much. Take care. Tata. Bye bye. And keep working very, very hard as someone somewhere is waiting for success. Thank you so much. Tata. Bye bye. And like, comment, share, subscribe. ठीक है, चलो, bye.